अध्याय 71 दानव मूल फल। ड्रैगन तो ड्रैगन ही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ियों ने उसके साथ कितना अजीब व्यवहार किया था, वह तो ड्रैगन ही था। जैसे ही मुख्य भेड़िया मरा, बाकी 7 भेड़िए भी अफरातफरी में आ गए। खास तौर पर तब, जब वे अभी भी हवा में उड़ रहे थे और अभी तक जमीन पर नहीं उतरे थे। अर्जुन ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी बाईं तर्जनी उंगली काले रंग की तलवार से टकराई। उसने अपनी उंगलियां 3 बार हिलाईं। उसकी उंगलियां ब्लेड पर जोर से और बलपूर्वक टकराईं और अचानक काले और चमकदार ब्लेड पर बिजली की एक घनी परत उभर आई। उसकी कृपाण वांग शियाओयुन का चेहरा तुरंत क्रोध से पीला पड़ गया। उसकी कृपाण में वास्तव में एक छिपी हुई विशेषता है। यह बिजली की शक्ति को उत्तेजित कर सकती है। अर्जुन के जेडी पलटवार से सभी लोग हैरान थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखा। सभी के मुंह खुले रह गए। ब्लेड पर दिखाई देने वाली बिजली स्वाभाविक रूप से अर्जुन द्वारा जानबूझकर छिपाई गई थी। वह चाहता था कि दूसरे लोग गलत समझें और सोचें कि बिजली ब्लैक स्केल्ड सेबर द्वारा उत्सर्जित की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं, वांग चांगहे ने चौंकते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी कृपाण इतनी अजीब है कि इसे स्वतंत्र रूप से अपग्रेड किया जा सकता है। पता चला है कि इसमें बिजली के छिपे हुए गुण हैं। जब अर्जुन ने ब्लेड बाहर निकाला तो उसने तुरंत पट्टी हटा दी और ब्लेड की भिनभिनाती आवाज के साथ अपने हाथों को 1 दर्जन से अधिक बार टकराया। थंडर किंग सील, बिजली। पुह! अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली के निशान से बिजली का एक बड़ा गोला बाहर थूक दिया। बिजली का गोला बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि उसका व्यास 10 मीटर हो गया, जो सभी भेड़िया राक्षसों को ढकने के लिए पर्याप्त था। हाउ बिजली से 7 भेड़िया दानवों को मारा गया, वे सभी अकड़ गए। अर्जुन अपने हाथ में कृपाण लेकर आगे बढ़ा। उसने अपनी कृपाण उठाई और उतरा। लगातार 7 बार भयंकर ड्रैगन ने अपनी पूंछ हिलाई। कृपाण क्यूई के 7 अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं ने सभी 7 भेड़ियों के सिर काट दिए। हर कोई अचंभित था, अपनी वर्तमान मनोदशा को व्यक्त करने के लिए एक भी शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। एक जियांटियन छठी परत मार्शल कलाकार ने पहले एक जियांटियन पहली परत पवन बैल को मार डाला, फिर उसने 8 जियांटियन पहली परत राक्षसी भेड़ियों को मार डाला। अर्जुन की यात्रा अविश्वसनीय रूप से खतरनाक कही जा सकती है, लेकिन वह कांटों और कंटकों को भी काटने में सक्षम था, जिससे उसके साहसिक कार्य में अतुलनीय रोमांच जुड़ गया। अरे, यह कैसे संभव है? वांग शियाओयुन ने मौके पर ही गुस्से से कोसा। और नीचे राक्षसी जंगल में अर्जुन की भी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि दुश्मन का क्षेत्र बहुत ऊंचा था, इसलिए उसके लिए राक्षसी जानवरों को सामान्य रूप से मारना असंभव था। भले ही उसे सबसे अच्छा अवसर मिल जाए, फिर भी उसे भेड़िए का सिर काटने के लिए रशिंग थंडर सेबर तकनीक का उपयोग करना पड़ता था। इस समय अर्जुन न केवल चोटों से भरा हुआ था, बल्कि वह अपनी शारीरिक शक्ति खोने और पिछले मौसम की परीक्षा का भी सामना कर रहा था। अर्जुन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपने स्टोरेज रिंग से नए वस्त्र निकाले। उसने पुराने वस्त्र फाड़े, उनमें स्प्रिट जड़ी बूटियां मिलाईं और अपने शरीर के सभी घावों पर लपेट दिया। सौभाग्य से वहां कोई भेड़िया राजा नहीं है, अन्यथा यह और भी अधिक परेशानी भरा होता, अर्जुन ने खुद से कहा। ऐसा लगता है कि ये 8 भेड़िए राक्षसी भेड़ियों की एक छोटी सी सेना है। केवल प्रमुख भेड़िया ही नेतृत्व करता है, लेकिन भेड़िया राजा यहां नहीं है। अन्यथा जिस क्षण वुल्फ किंग प्रकट हुआ, वह कम से कम दूसरे स्तर का मूल रिटर्निंग राक्षस होगा। अर्जुन ने स्टोरेज रिंग को देखा। वहां सिर्फ आखिरी 2 सेकंड ग्रेड रिजुवेनेशन पिल्स बची थी। जब तक उसके पास कोई दूसरा विकल्प न हो, वह उनका इस्तेमाल लापरवाही से नहीं कर सकता था। उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था।
आसमान की ओर देखते हुए उसे लगा कि 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। वह अपनी कृपाण हाथ में लेकर आगे बढ़ने से पहले बस थोड़ी देर आराम कर सकता था। अन्य 299 सुरंगों में भी प्रतियोगी पूरे जोश में थे। उन्होंने अपनी विभिन्न मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी पूरी ताकत से अपना शानदार पक्ष दिखाया। जियांटियन क्षेत्र के राक्षसी जानवर का सामना करना, जिसने किसी भी मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं किया था, यह अन्य प्रतियोगियों के लिए खुद को दिखाने का एक शानदार अवसर था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि 300वां मार्ग शानदार और खतरनाक लड़ाइयों से भरा हुआ था। शियाओयुन, क्या तुमने वह देखा? चिहुओ संप्रदाय के एक दूत ने वांग शियाओयुन से फुसफुसाते हुए कहा। वह लड़का वास्तव में काले कृपाण का उपयोग एक अजीब मार्शल कौशल को जारी करने के लिए कर सकता है। वांग शियाओयुन ने चुपचाप सिर हिलाया। सभी ने अर्जुन की लाइटनिंग किंग सील देखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बदमाश अपना रहस्य नहीं बताएगा, वांग शियाओयुन ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। यह हुआंगपू कबीले की उस शापित महिला का ही होगा जिसने उसे युद्ध कौशल दिया था। चिहुओ संप्रदाय के दूत ने भयावहता से मुस्कुराते हुए कहा। बिजली के गुणों वाली कृपाण और कृपाण के अनुरूप युद्ध कौशल वास्तव में बुरा नहीं है, अगर हम उस कृपाण को जब्त कर सके। जूनियर भाई, वांग शियाओयुन ने हाथ हिलाया और अपने बगल में खड़े संदेशवाहक को टोका। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसे शब्द यूं ही मत कहो। बगल में खड़े नगरपाल हांग झेन ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। यह बच्चा अर्जुन हमेशा मुझे बहुत सारे आश्चर्य देता है। नीचे अर्जुन अभी भी अपने हाथ में कृपाण लिए आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी स्टोरेज रिंग चेक की और पाया कि केवल 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बचे थे। कुछ देर सोचने के बाद वह अभी भी उनका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। रशिंग थंडर सेबर एक मार्शल कौशल था जिसे उसने खुद बनाया था। इसके लिए ज्यादा शारीरिक शक्ति की जरूरत होती थी। चाहे वह कायाकल्प स्पिरिट हर्ब हो या कायाकल्प की गोली, उनका सबसे बड़ा काम सिर्फ घावों को ठीक करना था। उनकी शारीरिक शक्ति की रिकवरी अभी भी अपेक्षाकृत सीमित थी। सौभाग्य से उसने पहले दिन कम समय बिताया था, इसलिए उसे निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जैसे बहुमूल्य संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। थोड़ा आगे चलने पर राक्षस वन के भीतर छिपी एक नदी दिखाई दी। आप समय पर आ गए, अर्जुन मुस्कुराया और तुरंत अंदर भागा और अपने शरीर को धोने के लिए ठंडे नदी के पानी का इस्तेमाल किया। 2 भयंकर लड़ाइयों के बाद अर्जुन का शरीर पहले से ही थक चुका था। इस समय वह किंग शुई के शरीर में घुसकर अपनी कुछ आत्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकता था। वह अर्जुन ने अपने बालों के सिरों पर पानी की बूंदों को झटका और अचानक नदी के किनारे एक अजीब पौधा देखा। यह बहुत अजीब बात थी। पेड़ पेड़ों से छोटे थे, लेकिन घास घास से लंबी थी। यह 4 से 5 मीटर ऊंची थी और पेड़ों पर लाल फल थे। आह! यह वास्तव में दानव मूल फल है। अर्जुन ने फल को स्पष्ट रूप से देखा तो वह तुरंत बहुत खुश हुआ। यह मूल वापसी क्षेत्र था। राक्षसी जानवरों के क्षेत्र बहुत ऊंचे थे। सघन राक्षसी ऊर्जा ने ऐसी चीज को जन्म दिया जो अन्य क्षेत्रों में शायद ही कभी देखी गई थी, राक्षसी मूल फल। दानव मूल फल एक खजाना था जो किसी के मेरिडियन और मार्शल खेती को पोषण दे सकता था। इसका सबसे बड़ा कार्य किसी की ताकत को जल्दी से ठीक करना था। यही तो तुम चाहते हो? अर्जुन ने तेजी से पेड़ पर अपनी नजर घुमाई। पेड़ पर कुल 3 दानव मूल फल थे। ये 3 फल अर्जुन के लिए बेहद कीमती थे। जैसे ही वह बहुत खुश हुआ और दानव मूल फल तोड़ने वाला था, एक छाया उसकी आंखों के कोने से गुजरी। अर्जुन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने अवचेतन रूप से छाया के हमले को चकमा दे दिया। लेकिन तभी एक और छाया दिखाई दी। अर्जुन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके बाएं हाथ को किसी चीज ने जकड़ लिया है
और फिर उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और उसे नदी से बाहर फेंक दिया गया। बैंग बैंग। प्रचंड प्रक्षेपण बल के कारण अर्जुन ने रुकने से पहले एक पंक्ति में 2 विशाल प्राचीन वृक्षों को तोड़ दिया। उसने अपने कंधे रगड़े और पीछे देखा। उसने देखा कि 2 बैंगनी बालों वाले बंदर डेमन ओरिजिन फ्रूट ट्री पर उल्टे लटके हुए थे। दोनों बैंगनी बालों वाले बंदरों के माथे पर ज्वाला के समान बाल थे और उनकी आंखों से हल्की बैंगनी ज्वाला चमक रही थी। बैंगनी ज्वाला आत्मा बंदर। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। अध्याय 72 लहर एक सपाट नहीं। बैंगनी लौ आत्मा बंदर एक बहुत ही परेशान करने वाला राक्षसी जानवर था। हालांकि इसका नाम आत्मा बंदर था, यह वास्तव में एक राक्षसी जानवर था। यह एक राक्षसी बंदर था। लगभग कोई भी ऐसे बंदर को भड़काने की पहल नहीं करेगा। आमतौर पर बैंगनी लौ आत्मा बंदर मनुष्यों पर हमला करने की पहल नहीं करेगा, लेकिन जब तक वह उस पर नजर रखे हुए है, यह निश्चित रूप से भयानक होगा। अर्जुन ने राक्षसी जानवर एटलस में इस तरह की चीज देखी थी। इस समय उसने देखा कि उसके सामने 2 राक्षसी बंदर मूल रिटर्निंग दायरे के पहले स्तर पर थे। हाँ, वे दोनों दानव मूल फल की रखवाली कर रहे होंगे। अर्जुन को सब समझ में आ गया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने दानव मूल फल को पाने की लालसा में 2 बंदरों को नाराज कर दिया था। फिर उसने 2 बंदरों से कहा, मैं दानव मूल फल को नहीं हिलाऊंगा। हम कुएं के पानी को नाराज नहीं करेंगे। इस मानसिकता के आधार पर कि एक और चीज एक कम चीज से बेहतर है, अर्जुन अपने आप में एक और लड़ाई नहीं जोड़ना चाहता था, इसलिए वह मुड़ा और चला गया। हालांकि वह मुश्किल से 3 कदम ही चला था कि उसे पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी और वह बचने के लिए जल्दी से कूद पड़ा। उसी समय एक बैंगनी आग का गोला लगभग अर्जुन के कपड़ों को पोंछता हुआ आगे की ओर तेजी से गिरा, जिसके बाद एक भयंकर विस्फोट हुआ। भयानक विस्फोट से उत्पन्न अग्नि भेड़िया ने सीधे अर्जुन को पलट दिया। अर्जुन ने हवा में अपनी मुद्रा स्थिर की। वह शांतिपूर्वक और स्थिर रूप से उतरा। पीछे मुड़ते ही 2 बंदरों के हाथों से 2 बैंगनी आग के गोले उठे। अर्जुन ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपके दानव मूल फल को नहीं छूऊंगा। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। उड़ते जहाज पर नगर के स्वामी हांगजेन ने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, इन राक्षसी बंदरों के साथ तर्क करना बेकार है। वे चिंतित हैं कि अर्जुन मदद लेने के लिए वापस चले जाएंगे, इसलिए वे मानव मार्शल कलाकारों को आसानी से जाने नहीं देंगे। प्रतियोगियों के काम में यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप करने के लिए शहर के स्वामी हांगजेन ने ये शब्द अर्जुन को सुनाने के लिए नहीं चिल्लाए। हालांकि जैसा कि हांगजेन ने कहा, दोनों बंदर वास्तव में अर्जुन को छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। एक राक्षसी बंदर ने अपनी पूंछ से एक शाखा को फंसाया और उसे अचानक घुमाया और आकाश में उड़ गया। बंदर ने अर्जुन पर 2 बैंगनी आग के गोले फेंके। अर्जुन ने जल्दी से पीछे मुड़कर चकमा दिया। जिस जगह अर्जुन पहले था, वहां 2 भयंकर विस्फोट हुए। आग और हवा की भयंकर लहरें चारों ओर फैल गईं, जिससे अर्जुन का शरीर अस्थिर हो गया। इसके तुरंत बाद दूसरा बंदर आसमान में कूद पड़ा। दोनों बंदरों ने और भी ज्यादा भयंकर हमला किया, लेकिन उनके हाथ लगातार बैंगनी रंग के आग के गोले फेंक रहे थे। वे बैंगनी आग के गोले लगभग एक पंक्ति में थे, एक के बाद एक, और एक पल में उन्होंने कुल 16 आग के गोले फेंके। अर्जुन बेतहाशा जमीन पर दौड़ा, बाएं-दाएं कूदा। एक के बाद एक आग के गोले उसका पीछा कर रहे थे, जो उसके एड़ी के पास ही फट रहे थे। स्वुश स्वुश स्वुश, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। आसमान में नदी का पानी बरस रहा था और बूंदाबांदी हो रही थी, जबकि आसपास का जंगल आग के समुद्र में डूबा हुआ था। बहुत तेज। दोनों बंदरों ने तेजी से आग के गोले फेंके, जिससे अर्जुन को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला।
आग और हवा की अत्याचारी लहरें बार बार अर्जुन को अपनी चपेट में ले लेती थीं, और हर बार जब वे उसे अपनी चपेट में लेती थीं, तो अगले ही पल अर्जुन आग की लहरों से बाहर निकल आता था और रस्सी के आकार की ज्वाला निकालता था। यद्यपि वह आग के गोले के विस्फोट के केंद्र में नहीं था, लेकिन किनारे की लहरें अर्जुन को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त थीं। बैंगनी लपटें बहुत शक्तिशाली थीं, जिससे अर्जुन ने खुद को मौसम से बचाने के लिए जो वस्त्र पहने थे, वे एक एक करके जल गए। वे लगभग खुले हुए थे और उसके पूरे शरीर पर झुलसे हुए काले निशान थे। लानत है, तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो, एक गहरी आवाज के साथ अर्जुन ने पलटकर अपनी तलवार से वार किया। 3 मीटर ऊंची कृपाण क्यूई आकाश में उड़ी, लेकिन असंख्य आग के गोलों से वह टुकड़े टुकड़े हो गई और आकाश से और भी आग के गोले नीचे गिरे। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। वह इस जगह से भागने वाला था, लेकिन आगे का रास्ता आग के गोले से अवरुद्ध था। आग के गोले उस पर बरस पड़े। सबसे घृणित बात यह थी कि दोनों बंदर गेंद के निष्कासन बल से अपने शरीर को लटकाए रखने में सक्षम थे। अर्जुन असहाय था और केवल चकमा दे रहा था। उसके कानों में गड़गड़ाहट की आवाज से उसके कान गूंजने लगे और उसका दिमाग कुछ अस्तव्यस्त सा महसूस करने लगा। अच्छा नहीं, अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और उसका दिमाग अस्तव्यस्त हो गया। यह उसके शरीर से पानी की कमी का संकेत था। वह बहुत देर तक बैंगनी लपटों के पास रहा था। अगर वह और रुकता तो शायद उसे डिहाइड्रेशन शॉक हो जाता। यह बैंगनी लौ कोई साधारण आग नहीं थी। यह बैंगनी लौ आत्मा बंदर की राक्षसी आग थी। तुमने मुझे मजबूर किया, अर्जुन निर्दयी था। वह पलटा और एक पल में गायब हो गया। अगले ही क्षण अर्जुन की छवि अचानक 2 बंदरों के पीछे आकाश में प्रकट हुई। फ्लैश स्टेप्स के खत्म होने से पहले का मौसम बेहद भयानक था। अर्जुन को थका देने के लिए 10 बार काफी था, क्योंकि अर्जुन इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। शिकारी पक्षी अपनी पूंछ हिलाते हैं। कालस्किल वाली कृपाण क्षैतिज रूप से घूमी और एक बड़ा अर्धचंद्राकार ब्लेड क्यूई दिखाई दिया। हालांकि इस समय एक धरती हिला देने वाली गर्जना प्रकट हुई। यह दहाड़ नीचे से आई थी। भयानक बात यह थी कि इस दहाड़ से ही एक मोटी हवा की तोप निकल आई थी। इससे पहले कि अर्जुन और दोनों बंदर कोई निर्णय ले पाते, भयानक हवाई तोप ने उन तीनों को उड़ा दिया। अर्जुन हवा में गिर गया और नीचे देखने लगा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे छिद्र खुल गए हैं। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। भाड़ में जाए तेरी दादी। 7 मीटर लंबा भूरा भालू नदी के किनारे सीधा खड़ा था। पृथ्वी तत्व स्टील बरसर्क भालू। मूल रिटर्निंग दायरे का दूसरा स्तर। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? क्या कोई अच्छे दिन बचे हैं? राक्षसी जानवर लहर दर लहर आए। इससे पहले कि 2 राक्षसी बंदरों से निपटा जा सके, एक और भी अधिक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या अभी हुए विस्फोट ने इस शापित भूरे भालू को अपनी ओर आकर्षित किया है। हालांकि यह अंत नहीं था। दूसरी तरफ की झाड़ियां कुछ बार हिलीं और एक विशाल राक्षस भी बाहर निकल आया। विंडबुल। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी वर्तमान मनस्थिति को किस अभिव्यक्ति से व्यक्त करे। मूल प्रत्यावर्तन चरण के प्रथम स्तर पर एक और पवन बैल। क्या उसे पवन बैल के साथ होना ही था? उसके आकार को देखते हुए भूरा भालू पवन बैल से बड़ा था। पवन बैल को पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह वास्तव में दानव मूल फल वृक्ष की ओर दौड़ा। इस कार्रवाई से न केवल दोनों बंदर नाराज हुए, बल्कि स्टील बरसर्क भालू भी नाराज हो गया। मुंह फीनिक्स आइज दहाड़ उठी, उसका शरीर हवा की तरह हिल रहा था। दहाड़ स्टील बरसर्क भालू के अंग जमीन पर आ गिरे और वह तेजी से भागने लगा। दोनों बड़े भालू आपस में टकरा गए, लेकिन स्टील बरसर्क भालू ने अपने बड़े अगले पंजों की एक जोड़ी का उपयोग करके विंड बुल के सींगों को मजबूती से पकड़ लिया।
क्या शक्तिशाली प्रभाव था! जैसा कि पृथ्वी प्रकार के राक्षसी जानवर से अपेक्षित था, अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि फेंग न्यू का आक्रमण कितना भयंकर था। हालांकि स्टील बरसर्क भालू वास्तव में एक ही बार में विंड बुल के आक्रमण को पकड़ने में कामयाब रहा। इसके तुरंत बाद और भी भयानक दृश्य सामने आया। स्टील बरसर्क भालू ने अपना मुंह खोला और पवन बैल के माथे पर काट लिया, जिससे पवन बैल का सिर चकनाचूर हो गया। इसके बाद स्टील बरसर्क भालू के अगले पैरों की जोड़ी अचानक दोगुनी मोटी हो गई। उसके बाल सीधे खड़े हो गए, उसकी मांसपेशियां ऊपर की ओर उभर गईं और वह विस्फोटक शक्ति से भर गया। झपट्टा! स्टील बरसर्क भालू ने वास्तव में अपने नंगे हाथों से विंड बुल को 2 भागों में फाड़ दिया। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे अपने दिमाग में एक भिनभिनाहट सी ध्वनि महसूस हुई। अध्याय 73 बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड। अर्जुन आसमान में लुढ़क गया और एक प्राचीन पेड़ के तने पर उतरा। नीचे देखने पर पवन बैल के फटे सिर में कोई राक्षस क्रिस्टल पत्थर नहीं था। स्टील बरसर्क भालू को देखते हुए उसने अपने विशाल शरीर को कुछ बार घुमाया और कदम से कदम मिलाकर दानव मूल फल वृक्ष की ओर चल दिया। दोनों बंदर मूल रूप से स्टील बरसर्क भालू की उपस्थिति के कारण डर से कांप रहे थे, लेकिन यह देखकर कि स्टील बरसर्क भालू दानव मूल फल को निशाना बना रहा था, दोनों बंदर तुरंत पागल हो गए। खोजो! स्वूश! बैंगनी रंग के आग के गोले एक के बाद एक स्टील बरसर्क भालू की ओर फेंके गए। स्टील बरसर्क भालू अचानक पलटा और गुस्से से दहाड़ने लगा। उसका पूरा शरीर तुरंत सूज गया। जब वह दोनों पैरों पर खड़ा हुआ तो उसकी लंबाई 7 मीटर से 10 मीटर हो चुकी थी। मनुष्य के लिए यह ऊंचाई पहाड़ की तरह दुर्गम थी। उस 10 मीटर ऊंचे दृश्य प्रभाव को देखकर अर्जुन ने तुरंत उससे बचने के बारे में सोचा। स्टील बरसर्क भालू के शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा बैंगनी आग के गोले फट गए। गड़गड़ाहट की आवाजें अंतहीन रूप से सुनी जा सकती थीं और आसपास के पेड़ एक ही झटके में नष्ट हो गए। केवल डेमन ओरिजिन फ्रूट श्री बरसर्क भालू के शरीर से अवरुद्ध हो गया और बच गया। हालांकि भयानक बात यह थी कि जब आग की लपटें शांत हुईं तो स्टील बरसर्क भालू वहीं सुरक्षित खड़ा रहा। उसके शरीर पर जलने के लिए बाल तक नहीं बचे थे। खुरदरी त्वचा और मोटा मांस। उसकी ताकत असीम थी। ये 8 शब्द स्टील बरसर्क भालू के लिए एकदम सही व्याख्या थे। राक्षस! अर्जुन मुस्कुराया। बेरसर्क भालू ने फिर से घूमकर दानव मूल फल उठाया। दोनों दानव बंदरों ने 1 दर्जन से ज्यादा बैंगनी आग के गोले फेंके। घने आग के गोले ने भालू की पीठ पर धमाका किया, जिससे वह 2 कदम आगे गिर गया। इस बार वह पलट गया। हिंसक भालू की आंखें खून से लाल हो गई थीं। वह गुस्से से दहाड़ता हुआ अपने अंगों को जमीन पर गिराता हुआ राक्षस बंदरों की ओर भागा। वह 10 मीटर लंबा शरीर था। वह बेतहाशा भागा और तुरंत राक्षसी बंदर के नीचे पहुंच गया। दोनों राक्षसी बंदर तेजी से आकाश में कूद पड़े और हवा में उछलते हुए बैंगनी रंग के आग के गोले फेंके। जब बेरसर्क बेयरमैन खड़ा हुआ तो ऐसा लगा जैसे उसने वहीं पर सीधी छलांग लगा दी हो। 10 मीटर की उस भयानक ऊंचाई के कारण वह एक पल में 50 मीटर से भी ज्यादा उछल गया। भालू के सिर पर आग के गोले फटने लगे, जिससे आग का एक विशाल समुद्र बन गया। तथापि किसी चीज से ज्वाला के समुद्र का शीर्ष ऊपर उठा और फिर एक बड़े पंजे ने ज्वाला के समुद्र को भेदते हुए एक राक्षसी बंदर की पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही वह नीचे उतरा, भालू ने एक बंदर को पकड़ लिया, उसे घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। यदि इस बार इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया तो यह निश्चित रूप से राक्षसी बंदर को टुकड़ों में तोड़ देगा। एक और राक्षसी बंदर ने करुण स्वर में चीख मारी। वह पहले फुफकारता हुआ नीचे गिरा और फिर जमीन पर लेट गया। उन्मत्त भालू ने दूसरे बंदर को पकड़ लिया और उसे जोर से नीचे गिरा दिया, जिससे वह दूसरे बंदर की पीठ पर जा लगा।
अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई दूसरा बंदर अपने साथी के लिए नुकसान सहने के लिए अपने मांसल शरीर का इस्तेमाल करने को तैयार हो जाएगा। दोनों बंदर पहले से ही मौत के कगार पर थे। वे निराशा से अर्जुन की ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में याचना के भाव थे। स्टील बरसर्क भालू ने अपना पैर उठाया और एक राक्षसी बंदर की पीठ पर कदम रख दिया। राक्षसी बंदर को रौंद दिया गया, उसका पूरा पेट जमीन में धंस गया और उसके अंग और सिर को ऊपर उठा दिया गया, लगभग मांस के पेस्ट में कुचल दिया गया। दूसरा बंदर अपने साथी के साथ दुर्व्यवहार होते देख रहा था। उसका मुंह दुख से चरमरा रहा था, लेकिन वह उसे बचाने में असमर्थ था। राक्षसी बंदर उत्सुक आंखों से अर्जुन को घूर रहा था। उसकी आंखों में सचमुच आंसू बह रहे थे। हालांकि अर्जुन दंग रह गया और बंदर जोड़े के प्यार को देखकर हैरान रह गया। उसने जो प्यार अनुभव किया था वह सबसे दर्दनाक विश्वासघात था। उसे अब अपने साथी पर भरोसा नहीं रहा। पति पत्नी मूलतः एक ही जंगल के पक्षी थे, इसलिए बड़ी विपत्ति के सामने वे अलग अलग उड़ गए। कितना दुखद और हास्यास्पद वाक्य है। इस समय अर्जुन ने बंदर की आंखों में असहाय और उदास भाव देखा। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से बंदर को डांटा, अभी मुझ पर बम गिराने का समय नहीं है। क्या तुम्हें अभी मेरी मदद की जरूरत है? मैं तुमसे कह रहा हूं, इसके बारे में सोचना भी मत। यह कहने के बाद अर्जुन ने चाकू पकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ गया। उसके पीछे एक उन्मत्त भालू की दहाड़ और एक राक्षसी बंदर के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। दयनीय चीख सुनकर उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने हिम्मत करके अपनी खोपड़ी को संभाला और चलना जारी रखा। अचानक एक और आग का गोला फटा। यह बंदर ही था जिसने अपने साथी को बचाने के लिए भालू को उड़ाने के लिए आग के गोले का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस बार विस्फोट बहुत कमजोर था। जाहिर है बंदर की शैतानी शक्ति खत्म हो रही थी। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपना हाथ उठाकर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसने गुस्से से खुद को डांटा, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा दिल नरम कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वह पलटा और अपनी कृपाण भालू की ओर तानते हुए दहाड़ा, छोड़ दो उन दो बंदरों को। स्टील बरसर्क भालू एक राक्षसी बंदर के पैरों को पकड़कर उसे दो टुकड़ों में फाड़ने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन के माथे की नसें उभर आईं, मैंने तुमसे कहा था कि उन दो बंदरों को छोड़ दो। बोलते हुए उसने अपना हाथ उठाया और वार किया। कृपाण क्यूई सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ा और भालू की छाती पर जोरदार वार किया। इस कृपाण के प्रहार से भालू का एक बाल भी कट गया, लेकिन इससे भालू क्रोधित हो गया। भालू ने बंदर को एक तरफ फेंक दिया और उसकी दो रक्तलाल आंखें अर्जुन पर टिक गईं। उड़ते जहाज पर सभी अवाक अवाक थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना मूर्ख होगा कि अपनी मौत की तलाश करेगा। नगर के स्वामी हांग झेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह बदमाश सिर्फ धार्मिकता के शब्द मांग रहा है? क्या वह अभी भी राक्षसी जानवरों के लिए वही है? आह! एल्डर मेन्यू की आंखों में एक कोमल रोशनी चमक उठी। अन्य संप्रदायों के विभिन्न बुजुर्ग मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे। उस पल वे वास्तव में अर्जुन से प्रभावित हुए। वास्तव में अर्जुन को इस मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं थी। वह वापस मुड़ सकता था और वहां से चला जा सकता था। अगर तुम्हें क्षमता है तो मेरे पास आओ। उन दो बंदरों को छोड़ दो। नीचे अर्जुन की दहाड़ राक्षसी जंगल में अंतहीन रूप से गूंज रही थी। बेर्स का भालू पहले ही जमीन पर उतर चुका था और अर्जुन की ओर दौड़ रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अब उसे इसका पछतावा नहीं था। चूंकि उसने इतना बहादुर बनने का फैसला किया था, इसलिए उसे अपने किए की कीमत चुकानी ही थी। उसके पैर स्थिर रूप से एक दूसरे पर रखे हुए थे और घने सुबह के मौसम की खुशबू काले रंग के तराजू वाले कृपाण में उतर रही थी। कृपाण अभूतपूर्व रूप से कांपने लगा।
यह रशिंग थंडर सेबर तकनीक बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड की तीसरी चाल थी। यह पहली बार था जब अर्जुन ने दूसरों के सामने यह चाल चली थी। बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड एक मार्शल कौशल था जो वियतनाम युद्ध में और भी अधिक क्रूर होता गया। कृपाण के बाद कृपाण काटना, कृपाण के बाद कृपाण संचित शक्ति। अगला कृपाण हमेशा पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली होता था। झपट्टा मारकर अर्जुन ने भालू के माथे पर वार किया। यह वार पहले से 3 गुना शक्तिशाली था, जो 7800 जिन तक पहुंच गया। विशालकाय कृपाण भालू के माथे पर आकर गिरी, जिससे धातुओं के आपस में जुड़ने जैसी तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई। झनकार। जबरदस्त पलटाव बल ने न केवल अर्जुन को उड़ा दिया, बल्कि उसके पूरे दाहिने हाथ को भी सुन्न कर दिया। बेरसर्क भालू ने अपना बायां हाथ हिलाया और आसानी से अर्जुन को उड़ा दिया। यह इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो और उसका पूरा शरीर टूटने वाला था। राज्य दमन बहुत शक्तिशाली है, नगर स्वामी हांग ज़ेन ने भौहें सिकोड़ी। अर्जुन केवल जियांटियन छठी परत पर था, जबकि बाओ जियोनग गुई युआन दूसरी परत पर था। दोनों पक्षों के बीच 5 छोटे क्षेत्रों का अंतर था। हालांकि अर्जुन, जिसने लगातार 7 या 8 प्राचीन पेड़ तोड़ दिए थे, फिर से बाहर निकल आया। उसने अपनी कृपाण की मूठ को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वह बरसर्क भालू के हमले से बुरी तरह घायल हो गया था, बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड की विशेष विशेषताओं ने अर्जुन की लड़ने की भावना को और भी तीव्र बना दिया। उसकी शक्ति तीव्र गति से जल रही थी, और उसके शरीर में लड़ने की अनियंत्रित प्रवृत्ति ने उसे अपनी चोटों की अनदेखी करने पर मजबूर कर दिया। फिर से अर्जुन ने दहाड़ते हुए उन्मत्त भालू की ओर बढ़ने की पहल की। आसमान से एक ब्लेड उतरा। इस कृपाण की शक्ति 8200 जिन तक पहुंच गई। यह पिछले कृपाण से 400 जिन अधिक शक्तिशाली थी। अध्याय 74 उस ब्लेड की शान। यद्यपि बेरसर्क भालू अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था और उसकी सुरक्षा भयानक थी, फिर भी उसने अपने लचीलेपन का त्याग कर दिया। अर्जुन की कृपाण ने अचूक सटीकता के साथ भालू के सिर पर वार किया। धमाका। 8200 जिन की ताकत भालू के सिर पर पड़ी, जिससे भालू के पैरों के नीचे की जमीन जोर से उछल गई। हालांकि बेरसर्क भालू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसके पंजे अर्जुन की ओर बढ़ गए। इस समय विशाल कृपाण के लाभ सामने आए। 3 मीटर लंबी कृपाण ने अर्जुन के पूरे पूर्ववर्ती को अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा बरसर्क भालू के पास मानव मार्शल कलाकार की लचीलापन नहीं थी, न ही उसे चाल बदलने या चालों को खत्म करने जैसी कोई तकनीक पता थी। यह थप्पड़ ब्लैक स्केल्ड सेबर पर पड़ा। यदि यह निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार होता, तो संभवतः कृपाण मौके पर ही टूट जाता। यदि यह मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार होता, तो संभवतः उसमें दरारें आ जाती। हालांकि उच्च श्रेणी का स्पिरिट वेपन ब्लैक स्केल्स बरसर्क भालू के पंजे की शक्ति का सामना करने में सक्षम था। हालांकि इसने अर्जुन को उड़ा दिया, फिर भी यह अर्जुन की जान बचाने में कामयाब रहा। उन्मत्त भालू के भयानक प्रभाव से अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां कराहने लगी हैं और किसी भी समय उनमें दरार पड़ने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। हालांकि अर्जुन की युद्ध की मंशा और भी अधिक बढ़ गई और यह लगभग 9 स्वर्गों तक उड़ने वाला था। तीसरा स्लैश। अर्जुन आसमान में उड़ गया। उसने एक पेड़ के तने पर पैर रखा और खुद को नीचे की ओर उछाला। विशाल कृपाण ने नीचे वार किया, जिससे पागल भालू का सिर 3 बार कट गया। 8600 जिन। बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड की ताकत में 400 जिन की वृद्धि हुई। धमाका। बेरसर्क भालू क्रोधित हो गया और उसके बड़े बड़े पंजे अर्जुन के लिए काफी मजबूत हो गए। अर्जुन ने एक तेज कदम के साथ चकमा दिया और चौथा ब्लेड नीचे उतरा। धमाका। 9000 जिन। धरती कांप उठी और भालू के पैरों के नीचे गहरी दरारें पड़ गईं। इससे पहले कि बेरसर्क भालू प्रतिक्रिया कर पाता,
अर्जुन का 5वां ब्लेड नीचे गिर गया। धमाका। 9400 जिन। भालू के माथे का फर आखिरकार कट गया था। यहां तक कि उसकी त्वचा और मांस भी फट गया था और खून के निशान बह रहे थे। हिंसक भालू इतना क्रोधित था कि वह लगभग पागल हो गया। उसके विशाल पंजे घूम गए और अर्जुन की काली कृपाण पर टूट पड़े। यह पंजा बहुत शक्तिशाली था, जिससे अर्जुन ने तलवार के किनारे पर मुंह भर मीठा खून थूक दिया। उसका पूरा शरीर तेजी से जमीन पर गिर गया और जमीन से उछल गया। सामान्य परिस्थितियों में यह पंजा अर्जुन की सारी गतिशीलता खोने के लिए पर्याप्त था, लेकिन बेरसक ड्रैगन बैटल टाइड ने अर्जुन को एक बेरसक अवस्था में डाल दिया था। अर्जुन उत्साह और तीव्र लड़ाकू भावना की स्थिति में था। वह अब अपनी चोटों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता था। जितनी अधिक चोटें थीं, उतनी ही उसकी लड़ाकू भावना बढ़ रही थी। वह उछलकर तेजी से आगे बढ़ा। ब्लेड जमीन पर घसीटता हुआ आया और धूल का गुबार उठने लगा। छठा कृपाण। अपनी तलवार के एक वार से उसकी ताकत 12,000 किलोग्राम हो गई थी। इसमें कुल 800 किलोग्राम की वृद्धि हुई थी। भालू ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा झुका लिया। अर्जुन ने भालू के कंधे पर पैर रखा और उसका शरीर ऊपर उठा। जैसे ही वह नीचे उतरा, 7वां ब्लेड नीचे गिर गया। धमाका। 11,200 जिन। 1,000 जिन से ताकत बढ़ाए। अर्जुन को लगा कि उसका खून खौल रहा है। उसके दिमाग में एक भनभनाहट सी चल रही थी। उसे कोई दर्द या डर महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द था, युद्ध, युद्ध, युद्ध। अभूतपूर्व उन्मत्त अवस्था के कारण अर्जुन के विभिन्न शरीर अकल्पनीय ऊंचाई तक उड़ गए। भालू के एक पंजे से अर्जुन वास्तव में बगल की ओर मुड़ गया और चकमा दे गया। 8वां कृपाण। 12,200 जिन। 1,200 जिन से शक्ति बढ़ाए। इस कृपाण प्रहार की शक्ति लगभग अर्जुन द्वारा श्वेत ज्वाला बिजली की शक्ति का उपयोग करके किए गए कृपाण प्रहार की शक्ति के बराबर थी। उड़ते जहाज पर हर कोई अचंभित था। उनके दिल की धड़कनें एक एक करके तेज हो गईं, और जैसे जैसे अर्जुन ने प्रत्येक वार के साथ नीचे वार किया, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। बहुत हिंसक। उन्होंने कभी इतनी लापरवाह और हिंसक लड़ाई शैली नहीं देखी थी। हिंसक भालू का सिर पहले से ही खून से लथपथ था। वह गुस्से से दहाड़ रहा था और हर जगह खरोंच रहा था, लेकिन वह अर्जुन के शरीर को पकड़ने में असमर्थ था। युद्ध, युद्ध, युद्ध। इस समय अर्जुन के दिमाग में केवल ये 3 शब्द थे जो लगातार गूंज रहे थे। धमाका करो। इस शापित भालू को धमाका करो। आह, 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 आह। अर्जुन आकाश में उछला और उसने अंततः अतुलनीय रूप से कीमती सफेद लौ बिजली की शक्ति का एक निशान निकाला। उसने अपना बायां हाथ 3 बार ब्लेड पर मारा। झेंग, झेंग, झेंग। सफेद बिजली ने तुरंत काले कृपाण को अपने में समाहित कर लिया, जिससे अर्जुन की ताकत 2 गुनी हो गई। बिजली की शक्ति 13,000 जिन थी, साथ ही अभी की 12,000 जिन। 7,800 जिन की मूल विस्फोटक शक्ति को 3 गुना हटाने के बाद यह 17,200 जिन की शक्ति होगी। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड ने उसकी युद्ध शक्ति को असीम रूप से बढ़ा दिया था, लेकिन अर्जुन का शरीर सीमित था। यदि वह इसी तरह उसके शरीर को जलाता रहा, तो वह 2 और वार करके अर्जुन को जलाकर सूखी लाश में बदल सकता था। हालांकि इस कृपाण की 17,200 जिन शक्ति निश्चित रूप से कोई हल्की बात नहीं थी। भारी कृपाण आकाश में गिरकर घनी चमक पैदा कर रही थी। सफेद बिजली में लिपटा काला ब्लेड स्टील बरसर्क भालू के सिर पर हिंसक रूप से फट गया। इस कृपाण ने भालू को सीधे जमीन पर पटक दिया
और उसका 10 मीटर लंबा शरीर वास्तव में भयंकर रूप से उछल गया। जमीन पर चारों दिशाओं में आधा मीटर चौड़ी दरारें फैली हुई हैं। हिंसक भालू ने अपनी आंखें घुमाईं और उसका विशाल शरीर फिर से जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। पुह! उन्मत्त भालू ने आकाश में धुआं और धूल उड़ा दी। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह अंततः थक गया था। वह एक पेड़ के सहारे झुक गया और हिंसक रूप से हांफने लगा। जब बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड का प्रभाव गायब हो गया, तो उसके पूरे शरीर में दर्द के कारण अर्जुन दर्द से कराह उठा और उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। हे भगवान! एल्डर यूबुफान की आंखें चमक उठीं। यह किस तरह का मार्शल कौशल है? यह तो उसके चार्जिंग मार्शल कौशल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यूबुफान के सवाल का जवाब देने के मूड में कोई नहीं था। हर कोई अवाक था और उनका खून खौल रहा था। एक आदमी और एक भालू के बीच हुई इस लड़ाई को शानदार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीचे अर्जुन एक पेड़ के सहारे झुका हुआ था और उसका चलना फिरना बहुत कठिन था। कुछ ही दूरी पर भालू के सिर से खून बहकर एक धारा में इकट्ठा हो गया, जो जमीन की दरारों में बह रही थी। लेकिन बहुत जल्दी ही हिंसक भालू ने अपनी आंखें पीछे घुमा लीं और उछल पड़ा। सभी दर्शकों के दिल धड़क उठे। वह वास्तव में अभी मरा नहीं है, एल्डर यू चिल्लाया। बगल में एल्डर यू के वरिष्ठ भाई ने गहरी आवाज में कहा, आखिरकार अर्जुन केवल जियांटियन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। दूसरे स्तर के मूल लौटने वाले राक्षसी पशु को मारना इतना आसान नहीं था और किसी के साधना क्षेत्र का दमन केवल शब्दों का विषय नहीं था। हालांकि अर्जुन को देखने के बाद भालू लंगड़ाता हुआ चला गया। उसका विशाल शरीर 7 मीटर तक बढ़ गया और झाड़ियों में गायब हो गया। अर्जुन, जो पेड़ के सहारे झुका हुआ था, उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह हंसा और मन ही मन सोचा, अपने आप को एक जंगली भालू समझो। अगर तुम फिर से आओगे तो मैं सिर्फ स्पैरो किंग सील का इस्तेमाल कर पाऊंगा। मैं अभी भी इस तुरुप के पत्ते को अपने पास रखने की योजना बना रहा हूं। फफ! अर्जुन ने मुंह में खूनी लार थूकी और अपने थके हुए और गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे दूर चला गया। वह अभी भी आगे बढ़ना चाहता है। उड़ते जहाज पर सभी लोग दंग रह गए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब से अर्जुन ने अपने रास्ते पर चलने पर जोर दिया और अपने मूल की ओर लौटने के इस रास्ते में प्रवेश करने का फैसला किया, तब से उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। यदि आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपको अंत तक जाना होगा। लेकिन जैसे ही वह चला, अर्जुन का दाहिना हाथ अचानक खींच लिया गया। उसने पलटकर देखा कि एक अपेक्षाकृत हल्के घाव वाला राक्षसी बंदर एक राक्षसी मूल फल को पकड़ रहा था। अर्जुन दंग रह गया। यह दानव मूल फल है जिसे आप बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मुझे एक देने के लिए तैयार हैं? राक्षसी बंदर ने अर्जुन के बछड़े पर अपना सिर रगड़ा, राक्षसी मूल फल को अर्जुन के हाथ में थमा दिया और लंगड़ाते हुए दूसरे राक्षसी बंदर को ढूंढने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ में दानव मूल फल पकड़ लिया और शिसांद्रा बोतल को खटखटाया। बाद में वह मुस्कुराया और दूर जाकर उसका अनुसरण करने लगा। अर्जुन कुछ देर तक चला, लेकिन आखिरकार वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने हाथ में दानव युआन फल तौला, खाने में थोड़ा अनिच्छुक। इस तरह के फल में ही मेरिडियन को पोषण देने, मार्शल आर्ट की नींव को स्थिर करने और चोटों को ठीक करने के लिए शारीरिक शक्ति को बहाल करने का कार्य होता है। यदि आप इसे सामान्य समय पर खाते हैं, तो आप मार्शल आर्ट क्षेत्र के एक हिस्से में सुधार कर सकते हैं। यदि आप इसे उस समय खाते हैं जब क्षेत्र में सुधार होता है, तो आप याओयुआंगुओ के अधिकतम प्रभाव को पूरा खेल देंगे। आप जानते हैं, बाजार में कुछ गोलियां हैं जो सीधे मार्शल आर्ट क्षेत्र में सुधार कर सकती हैं, जो और भी कीमती है। अर्जुन ने दानव युआंगुओ को नाजी में डालना नहीं छोड़ा,
एक दूसरे दर्जे का वसंत अमृत निकाला और खुद से कहा, अब मेरे क्षेत्र में अड़चन को तोड़ने का कोई संकेत नहीं है। जब मैं टूट जाऊंगा तो मैं दानव युआंगुओं को खा लूंगा। हुइचुन गोली का दूसरा दर्जा भी डबू का खजाना है। जब एक गोली पेट में प्रवेश करती है तो गोली की गर्म शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे अर्जुन एक लंबा और आरामदायक गीत गाता है। उसने पहले भी कई बार हुइचुंदान खाया था, लेकिन एक बार भी वह इतना खुश नहीं हुआ जितना इस बार। यह ऐसा था जैसे प्यास से मर रहा आदमी अचानक साफ झरने के पानी की एक बाल्टी पी ले। ठीक है, यह जितना कमजोर होगा उतना ही अधिक प्रभाव डालेगा। अर्जुन लंबे समय तक पेड़ के तने से टिका रहा, उसकी पलकें भारी और थोड़ी नींद आ रही थी। कई उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों ने उसे थका दिया। इस समय उसकी हड्डियों पर कई घाव और दरारें हुइचुंदान द्वारा बहुत तेज गति से ठीक की जा रही हैं। खासकर उसके शरीर की सतह पर घने घावों की उपचार गति नंगी आंखों से दिखाई दे रही है। आसमान की ओर देखते हुए सूरज पश्चिम की ओर झुकना शुरू हो गया है। अनुमानित समय लगभग 7 घंटे है। हालांकि मैंने पहले उड़ने वाली नाव पर जो दूरी देखी थी उसके अनुसार मैं अभी आधा रास्ता ही चला हूं। नहीं, मुझे डर है कि इस गति से नीचे जाने और दूसरे परीक्षा कक्ष तक पहुंचने में 14 घंटे लगेंगे। अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ी। बस उम्मीद है कि अगली यात्रा थोड़ी आसान होगी। फिर उसने लगभग 1 घंटे तक पेड़ पर पूरा आराम किया और फिर उसे फिर से शारीरिक शक्ति महसूस हुई। उसकी चोट भी 7788 तक ठीक हो गई, इसलिए वह जल्दी से अपने रास्ते पर चला गया। इस समय शहर के चुनाव शुरू हुए 8 घंटे हो चुके थे। इस समय उड़ते हुए जहाज से अचानक एक तेज आवाज आई, किंगशी शहर के किंगशी टाउन में मो परिवार के शिष्य मो है को बधाई। 8 घंटे में अच्छे नतीजों के साथ पहले परीक्षा हॉल को सफलतापूर्वक पास करने के लिए 10 अंक जोड़ने के लिए। जैसे ही आवाज आई 299 खिलाड़ी एक साथ दंग रह गए। कितनी जल्दी, कुछ खिलाड़ियों ने कहा, यह मो है। अगर वह वास्तव में दूसरे परीक्षा कक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है तो दूसरा परीक्षा कक्ष। अच्छा, यह दूसरा परीक्षा कक्ष है। मो है अपने मार्ग से बाहर आया और उसके सामने एक बहुत ही खुला क्षेत्र देखा। खुला स्थान बहुत बड़ा है, जिसका व्यास लगभग 2000 मीटर है। राक्षसों से बंद कई प्रकाश पिंजरे हैं। पहली नजर में इन पिंजरों को एक अंगूठी में व्यवस्थित किया जाता है, एक अंगूठी दूसरे के चारों ओर। मो है सीधे दूसरे परीक्षा कक्ष के अंत में गया और पाया कि प्रकाश की दीवार में एक दरवाजा था। ताले पर एक गोल छेद था। ताला। मो है ने भौहें सिकोड़ी और पीछे देखा। अचानक पाया कि कई पिंजरों के केंद्र में एक फव्वारे की पत्थर की मूर्ति है। फव्वारे की मूर्ति शेर की तरह है। शेर के माथे पर एक गोल छेद है। गोल छेद में एक हल्की रोशनी है। मो है ने अपना प्रसिद्ध ब्रांड निकाला और सिर हिलाया, मैं देख रहा हूं। वह आगे बढ़ा और शेर के सिर के गोल छेद में अपनी नाम की प्लेट लगाई। तभी वह चमकने लगी। आसमान में एक और आवाज आई, किंगशी चेंग, कै जियान्युन, कै परिवार के एक शिष्य को बधाई जो 8 घंटे और 10 मिनट में दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंच गया और 10 अंक जोड़े। मोहई। जैसे ही कै जियान्युन बाहर आया उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी तुमसे 10 मिनट पीछे हूं। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मो है ने कहा, तीसरे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के लिए हमें ताला खोलना होगा। मैंने पाया कि हमें आध्यात्मिक शक्ति चार्ज करने के लिए शेर के सिर के अंदर एक प्रसिद्ध ब्रांड का उपयोग करने की आवश्यकता है। कै जियान्युन प्रकाश पिंजरों की परतों से गुजरा और फव्वारे के पास आया। उसने अजीब तरह से कहा, आपने लगभग अपना पूरा हाथ इसमें डाल दिया है। अगर इस समय कोई राक्षस पिंजरे से बाहर निकलता है तो यह बहुत बुरा होगा। हाँ, मोहाई ने हंसते हुए कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें इन राक्षसों से नहीं जूझना है। तभी शेर के सिर से खनकने की आवाज आई। मोहाई ने नामी ब्रांड निकाला जो चमकने लगा था। उसने कहा, मैंने हिसाब लगाया कि चार्ज करने की शुरुआत से लेकर अंत तक लगभग 1 मिनट लगेगा। मैं भी आऊंगा। कैजियान्युन ने भी मशहूर ब्रांड डाला। चार्ज होने के बाद वे तीसरे परीक्षा कक्ष की ओर जाने वाली लाइट वॉल खोलने गए और पाया कि लाइट वॉल एक बार में केवल एक व्यक्ति को अंदर और बाहर ले जा सकती है, यानी हर किसी को अपना खुद का ब्रांड चार्ज करना होगा। उड़ने वाली नाव। बड़े मार्शल भाई शियाओयुन, धधकती आग संप्रदाय के एक शिष्य ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन को देखो, उसकी ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो भले ही उसे कुछ समय की देरी हो जाए, लेकिन वह आखिरकार दूसरे परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर सकता है। वांग शियाओयुन ने अपने चेहरे पर एक अदृश्य व्यंग्यात्मक भाव दिखाया, अपनी आवाज को कम किया और कहा, वह अर्जुन पहली परीक्षा पास करना चाहता है। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? चलो एक अच्छा नाटक देखते हैं। पहला परीक्षा कक्ष, चैनल 300। अर्जुन, जिसने अपनी जीवन शक्ति वापस पा ली है, सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जितना वह पीछे रह जाता है, उतने ही कम अंक उसे मिलते हैं। वर्तमान में 10 घंटे के भीतर दूसरे परीक्षा कक्ष में पहुंचना लगभग असंभव है। अच्छा, यह सही नहीं है, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसने दृश्य को देखा और कहा, क्या मुझे संदेह है? ऐसा लगता है कि मैं अभी इस जगह पर गया हूं। ब्लैक फ्रंट डेमन फॉरेस्ट का वातावरण जटिल है और कुछ ही ऐतिहासिक दृश्य हैं जिन्हें लोग देख सकते हैं। हालांकि अर्जुन ने गुयुआन मार्ग में चलते समय उच्च स्तर की सतर्कता रखी। इस वजह से उसने कुछ गड़बड़ पाया। चेहरे पर हैरानगी के भाव के साथ वह फिर से बाहर की ओर भागा और तेजी से आगे बढ़ा। लगभग 1 घंटे बाद उड़ने वाली नाव से एक और आवाज आई। वांग परिवार के वांग जिंगयुन और ली किंगचुआन तीसरे और चौथे स्थान पर अच्छे परिणामों के साथ दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंचे। और अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और अपने सामने के दृश्य को घूर कर देखा। उसने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल, मैंने इसे गलत नहीं पढ़ा। 1 घंटे तक चलने के बाद मैं फिर से यहां वापस आया। उसने लगभग 2.5 घंटे में तीसरी बार एक ही दृश्य देखा था। क्या मेरी दिशा की समझ बहुत खराब है? अर्जुन ने सूरज की ओर देखा, आगे बढ़ने से पहले दिशा को लॉक कर दिया। 40 मिनट बाद वह वापस वहीं था जहां वह था। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन अपने दिल में ढोल पीट रहा है। 10वां घंटा आ गया है। इस समयावधि के दौरान कई उत्कृष्ट एथलीट दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंचे, लेकिन अर्जुन अभी भी यहां फंसा हुआ है। अर्जुन चिंतित होने लगा। वैसे मैं क्षैतिज रूप से आगे बढ़ सकता हूं और प्रकाश की दीवार से चिपका रह सकता हूं, इसलिए कोई चक्कर नहीं है। वह कुछ दूरी तक चला, दूर बाईं ओर प्रकाश की दीवार को पाया और प्रकाश की दीवार के साथ चला गया। 40 मिनट बाद जियांग का दक्षिणी भाग पानी जितना गहरा था। अध्याय 76 शैतान और गहरे नीले समुद्र के बीच। विशाल जंगल में चलते हुए एक सामान्य इंसान को वास्तव में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी को दिशा का अच्छा ज्ञान नहीं है तो बहुत संभावना है कि वह लगातार एक क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह बाहर निकलने में असमर्थ होगा। पहले तो अर्जुन को संदेह हुआ कि वह एक अजीब घेरे में आ गया है। हालांकि जब वह अपने मूल स्थान पर वापस आया तो उसे पता चला कि स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। क्या यहां कोई विषैली घास है जो भ्रम पैदा करती है? मैं हमेशा भ्रम में डूबा रहता हूं। उसने 2 बार सूंघकर देखा, लेकिन उसे कोई विशेष गंध नहीं आई। उसे तुरंत याद आया कि यह दुनिया बहुत बड़ी है। वास्तव में
वहां बहुत सारे जहरीले पौधे और फूल हैं जो एक अजीब सी खुशबू छोड़ते हैं, जिससे लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि वे जहरीले पौधे और फूल सभी बहुत ही क्रूर भूमि पर रहते थे। यह छोटा सा काला तीखा दानव जंगल ऐसे पौधों को पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसने विशालकाय कृपाण को जमीन में 1 फीट गहराई तक घुसाया, फिर तेजी से आगे बढ़ा। ब्लेड ने जमीन को चीर दिया, जिससे जमीन में एक लंबी दरार बन गई। 40 मिनट बाद अर्जुन फिर से अचंभित रह गया। उसके ठीक सामने वही जगह थी जो पहले थी, और वहां भी जमीन में एक दरार थी। अर्जुन वहां चला गया, और जमीन में जो दरारें उसकी कृपाण से कटी थीं, वे संयोग से उनके साथ मिल गईं। एक सीधी रेखा बना रही थी। छोटी गौरैया, सीधे उड़ो, सीधे उड़ो। अर्जुन ने गेल बर्ड को छोड़ा। छोटे पक्षी ने अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी, जिससे वह एक तेज हवा में बदल गया और फुफकार के साथ उड़ गया। लगभग 10 मिनट बाद पीछे से चिड़िया के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने पलटकर देखा कि छोटा पक्षी पीछे से उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा। आखिर क्या हो रहा है? अर्जुन गुस्से में था। अगर यह सिर्फ एक राक्षसी जानवर होता जो रास्ता रोक रहा होता, तो इससे निपटना आसान होता। बस सीधे लड़ो। लेकिन अब उसका समय चक्करों में बर्बाद हो रहा था। इसके अलावा काफी समय तक यातना झेलने के बाद अब 12वां घंटा हो चुका था। 300 प्रतियोगियों में से लगभग 200 पहले ही दूसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश कर चुके थे। दूसरा परीक्षा कक्ष विशाल खुले स्थान पर 24 राक्षसी जानवरों को पहले ही अनलॉक कर दिया गया था। बाद में प्रतियोगियों ने मूर्खतापूर्वक अकेले अपनी ऊर्जा को रिचार्ज नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दूसरों का इंतजार किया। पर्याप्त लोगों को इकट्ठा करने के बाद वे सभी फव्वारे की ओर भागे। इनमें जियांग झोंगहुआ और जियांग फी भी शामिल थे। इस समय झोंगहुआ शेर के सिर में अपनी तलवार घुसा रहा था। उसने बेचैनी से कहा, अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया? आखिर हुआ क्या है? जियांग फेई इतनी चिंतित थी कि उसके माथे पर पसीना आने लगा। मैं उड़ने वाले जहाज की घोषणा पर ध्यान दे रही थी। दरअसल मैंने अर्जुन का नाम नहीं सुना। वह जितना ज्यादा समय तक टालता रहेगा, उतने ही ज्यादा राक्षसी जानवर अनलॉक हो जाएंगे। हाँ, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जियांग झोंगहुआ ने अपने दांत पीस लिए और दूर नहीं देखा। जब वह रिचार्ज कर रहा था, तो अन्य प्रतियोगी उसे समय देने के लिए राक्षसी जानवरों के खिलाफ जमकर लड़ रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर अर्जुन बहुत देर से आए? उस समय उसे अर्जुन के साथ मिलकर काम करने वाला कोई भी नहीं मिल पाया। जियांग फेई ने बेरहमी से कहा, झोंगहुआ, चलो रुकें और अर्जुन का इंतजार करें। अगर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो वह निश्चित रूप से अपने दम पर सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। उसके बगल में खड़ा कोई व्यक्ति तुरंत असंतुष्ट होकर चिल्लाया, अगर तुम दोनों इंतजार करना चाहते हो तो यह तुम्हारा काम है। हम यहां तुम्हारे साथ नहीं रुकेंगे। धिक्कार है, एक और राक्षसी जानवर पिंजरे से बाहर आ गया है। ये 25 हैं। और तुम दोनों देखो, इन राक्षसी जानवरों को पूरी तरह से नहीं मारा जा सकता। जब वे बोल रहे थे, जियांग झोंगहुआ और जियांग फेई अपने पीछे लगी प्रकाश स्क्रीन की ओर देखने लगे। जरूर। हर बार जब वह एक जियांटियन 5वें स्तर के राक्षसी जानवर को मारता था, तो उसके पीछे प्रकाश स्क्रीन से एक और बाहर आ जाता था। संख्याओं के साथ फिर से भरें। दूसरे शब्दों में, यदि उन्होंने सभी 300 राक्षसी जानवरों को मार भी दिया, तो भी 300 नए राक्षसी जानवर उत्पन्न हो जाएंगे। यहां रुको और किसी का इंतजार करो। इसका मतलब था अंतहीन लड़ाई। जब तक कि वह किसी राक्षसी जानवर द्वारा मारा न जाए या थकावट से मर न जाए। हमें क्या करना चाहिए? हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? जियांग फेई चिंतित था।
जियांग झोंगहुआ ने कुछ हद तक खुद को संभाला और अपना नाम टैग निकाला। इंतजार करना कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन के आने से पहले मुझे डर है कि हम दोनों मर जाएंगे। इसे भूल जाओ, चलो। अर्जुन की ताकत पर विश्वास करो। जियांगफी भी असहाय थी। वह केवल अपने दांतों को भींच सकती थी और सिर हिला सकती थी। सभी के चार्ज खत्म होने के बाद उसने एक दूसरे की रक्षा की और तीसरे परीक्षा हॉल की हल्की दीवार की ओर चल पड़ी। 14 घंटे बीत चुके हैं। 276वें प्रतियोगी ने दूसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। यह ब्लू स्टोन सिटी सु कबीले का शिष्य सुमेई था। कुछ ही मिनटों बाद फिर से घोषणा हुई, सुमेई मर चुकी है। वह शहर में चयन के लिए योग्यता खो चुकी है। दूसरा परीक्षा हॉल एक अंतहीन पिंजरा था। एक राक्षसी जानवर को मारने से एक राक्षसी जानवर फिर से जीवित हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है तो चार्ज पूरा करने की संभावना बहुत कम होगी। मुख्य बात यह थी कि अगर वे अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने में असमर्थ थे तो वे दूसरे परीक्षा हॉल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे, जिसका मतलब था कि प्रतियोगियों को राक्षसी जानवरों से तब तक लड़ना होगा जब तक वे मर नहीं जाते। उड़ते जहाज पर बैठे सभी दर्शक यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। 14वां घंटा बीत चुका था और उसने 48 जियांटियन 5वें स्तर के राक्षसी जानवरों को अनलॉक कर दिया था। यह बुरा है, शहर के राजा हांग ज़ेन अब अपनी सांस रोक नहीं पाए। अगर अर्जुन दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंचने वाले आखिरी व्यक्ति थे तो उन्हें अकेले ही कई राक्षसी जानवरों की घेराबंदी का सामना करना पड़ेगा। एक राक्षसी जानवर के घेरे में फंसा हुआ व्यक्ति 1 मिनट तक कैसे अपना हाथ बढ़ा सकता है? आखिर अर्जुन क्या कर रहा है? हांग ज़ेन ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि अर्जुन स्थिर खड़ा था। उसे अर्जुन के लिए चिंता होने लगी थी। नीचे। वांग शियाओयुन, तुम कमीने! अर्जुन ने चाकू अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से लाल थीं। वह पहले से ही बता सकता था कि वह हमेशा खोया हुआ था। ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट में उसके लिए कोई समस्या होना असंभव था, लेकिन किसी ने यहां कुछ किया था। अपने पैर की उंगलियों से सोचते हुए वह जानता था कि वांग जियाओयुन निश्चित रूप से इसके पीछे था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, मैं जरूर किसी संरचना में हूं। मैं कितनी मूर्ख हूं! मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? संरचनाएं गहन और अथाह ज्ञान थी। उनकी गहराई कीमिया और कलाकृतियों की गहराई से भी आगे निकल गई थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि जिस स्थान पर वह था वहां किसी खोई हुई व्यूह रचना को स्थापित किया गया होगा। खोई हुई व्यूह रचना कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन ठीक इसी वजह से दुनिया में सैकड़ों खोई हुई व्यूह रचनाएं अस्तित्व में थीं। जब तक कि अर्जुन संरचनाओं में कुशल न हो या यह बताने में सक्षम न हो कि वह किस तरह की खोई हुई संरचना में फंसा हुआ है। अन्यथा इस संरचना को तोड़ना बहुत कठिन होगा। जब अर्जुन ने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे 32 प्रकार के लॉस्ट एरे के बारे में पता चला। अगर वह एक एक करके कोशिश करता तो शायद बहुत ज्यादा समय लग जाता। इसके अलावा क्या होगा यदि यहां खोई हुई पंक्ति उन 32 में से एक हो जिन्हें वह जानता था? अध्याय 77 वांग शियाओयुन की नफरत। छोड़ो, पहले एक कोशिश करके देखते हैं। अर्जुन ने अपने दांत पीसकर उस संरचना को तोड़ने की कोशिश की। उसने पहले अपने मन में भटकते दानव खोई संरचना का एक आरेख बनाया। संरचना को तोड़ने के केवल 2 तरीके थे। एक था शक्ति के चमत्कार का उपयोग करके पूरे संरचना क्षेत्र को सीधे नष्ट करना। जाहिर है जियांटियन क्षेत्र अर्जुन के पास इतनी शक्तिशाली ताकत नहीं थी। दूसरा था सरणी आंखों को नष्ट करना। लियांग लॉस्ट फॉर्मेशन में कुल 3 फॉर्मेशन आंखें थीं। 3 सुई आंखें हर 5 मिनट में दिशा बदलती थीं। यही वह जगह है जहां मैं खो गया था। यह संरचना का मूल होना चाहिए।
अर्जुन ने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया। कृपाण को वृत्त के केंद्र के रूप में प्रयोग करते हुए उसके हाथ संरचना के देशांतर रेखाओं की दिशा की गणना करने के लिए इशारा कर रहे थे। जिस क्षण वह सरणी में प्रवेश करता है, सरणी सक्रिय हो जाती है। वह 6 घंटे तक खोए हुए सरणी में फंसा रहा था और सरणी की आंखें 72 बार बदल चुकी थीं। अर्जुन ने जल्दी से अपने दिल में गणना की कि यदि वह 72 बार दिशा बदलता है तो पहली सरणी आंख दाईं ओर 36 फीट और सामने की ओर 24 फीट होनी चाहिए। अर्जुन तुरंत बाहर निकल आया। वह 36 झांग क्षैतिज रूप से दाईं ओर बढ़ा और फिर 24 झांग आगे बढ़ा। अपनी स्थिति का पता लगाने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ में मौसम का इंजेक्शन लगाया और उसे जमीन पर पटक दिया। मौसम ने तुरंत ही जमीन को छेद दिया, लेकिन सरणी छेद टूटने पर जो तीखी आवाज आनी चाहिए थी वह नहीं आई। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने वाकई गलत गणना की है? लगता है कि यहां जो संरचना है वह फैंटम लॉस्ट संरचना नहीं है। चलो इसे किसी और से बदल देते हैं। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। उड़ते जहाज पर सवार 99% लोग यह समझ नहीं पाए कि अर्जुन क्या कर रहा था। केवल 6 महान संप्रदायों के दूत ही जानते थे कि अर्जुन इस संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जानता था कि वांग शियाओयुन 250 से 300 मार्गों का प्रभारी था। अर्जुन को फंसाने वाली संरचना निश्चित रूप से वांग शियाओयुन द्वारा बनाई गई थी। शहर के राजा हांग झेन ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है। वह एल्डर यू के पास झुका और फुसफुसाया, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। मुझे संरचनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या अर्जुन संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? एल्डर यू ने हांग ज़ेन को गुप्त दृष्टि से देखा, लेकिन फिर आह भरी। क्या यह वास्तव में एक संरचना है? हांग ज़ेन दंग रह गया। एल्डर यू की प्रतिक्रिया ने पहले ही समस्या को स्पष्ट कर दिया था। हांग ज़ेन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने वांग शियाओयुन का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम बहुत आगे निकल गए हो। तुमने वास्तव में शियांटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के खिलाफ संरचनाओं का इस्तेमाल किया है। हालांकि वांग शियाओयुन न तो नाराज था और न ही उदासीन। उसने कहा, मुझे छोड़ दो और अपने रवैये पर ध्यान दो। मैं चिहुओ संप्रदाय का दूत हूं। इसके अलावा आपके पास क्या सबूत है कि अर्जुन संरचना द्वारा फंस गया है? हांग ज़ेन क्रोधित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका खंडन कैसे किया जाए। वांग शियाओयुन ने कहा, 10,000 कदम पीछे, भले ही अर्जुन वास्तव में संरचना द्वारा फंस गया हो, आपके पास यह कहने के लिए क्या सबूत है कि यह वह संरचना थी जिसे मैंने स्थापित किया था? 10 लाख से अधिक विशेषज्ञ ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट में आ चुके हैं। शायद यह हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया गठन है। हांग ज़ेन तो और भी अवाक रह गया। वांग शियाओयुन ने हांग ज़ेन के दाहिने हाथ को थप्पड़ मार दिया और कहा, नगर के स्वामी, भविष्य में आप जो भी कहेंगे, सावधान रहें। यदि आप मेरी निंदा करते हैं, तो आप चिहुओ संप्रदाय की निंदा नहीं कर सकते। वांग शियाओयुन क्या खलनायक है? हांग ज़ेन ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। इस समय वांग शियाओयुन के प्रति सभी की निगाहें अब सिर्फ प्रशंसा से नहीं, बल्कि गहरे भय से भरी हुई थी। ऐसे प्रतिशोधी खलनायक को अपमानित करना वास्तव में एक आपदा थी जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। ठीक नीचे, अर्जुन ने इस संरचना को तोड़ने के लिए 10 अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन वे सभी विफल रहे। 16वां घंटा बीत चुका था। सभी 299 प्रतियोगी पहले परीक्षा हॉल से पास हो चुके थे। उनमें से 30 की दूसरे परीक्षा हॉल में मृत्यु हो गई और 269 तीसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश कर गए। तीसरे परीक्षा हॉल में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मो है और कै जियानयुन की 2 टीमों को तीसरे परीक्षा हॉल में बेरोकटोक कहा जा सकता है। जब सभी प्रतियोगियों ने इन दोनों टीमों को देखा तो वे बस इधर-उधर ही घूमते रहे।
उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि वे उन दो टीमों का निशाना न बने। जहां तक जियांग झोंगहुआ और जियांग फेई की बात है, तो उन्होंने अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं की। जियांग नान की सुरक्षा के बिना उन दोनों ने खुद को छिपाने की पूरी कोशिश की और कभी भी सामने आने की हिम्मत नहीं की। हा, कै जियानयुन ने 10 विशेषज्ञों को तीसरे परीक्षा हॉल के जटिल जंगल में घुमाया। वह चिल्लाया, जियांग कबीले के कमीनों, यहां से निकल जाओ। जब वह बोल रहा था, कै जियानयुन ने अपने हाथ में एक मार्शल कलाकार को पकड़ रखा था, जिसे पीट कर आधा मार डाला गया था, जबकि उसके दूसरे हाथ में मार्शल कलाकार का खून से सना हुआ नाम का टैग था। दूसरी ओर मोहाई की टीम भी आ गई और दोनों टीमें आपस में भिड़ गईं। जियानयुन, आपके पास कितने अंक हैं? मोहाई ने पूछा। कै जियानयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे हाथ में लेकर मैंने अभी उनमें से 10 को मार डाला। 5 प्रसिद्ध ब्रांड मेरे भाइयों को वितरित किए गए। मैंने खुद उनमें से 5 मांगे और अब मेरे पास 15 अंक हैं। कृपया मेरी जान ले लो। आपने पहले ही मेरा नाम टैग ले लिया है। इसे हटाओ। जिस मार्शल आर्टिस्ट को कै जियानयुन ने चुटकी काटी थी, उसके चेहरे पर एक विनती भरा भाव था। कै जियानयुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम कूड़ा हो। कूड़ा बनकर जीने का क्या मतलब है? अपमानित होने से बेहतर है कि मैं तुम्हें सवारी दूं। अपने अगले जन्म में मार्शल आर्ट में कदम मत रखना। तुम इसके लायक नहीं हो। ऐसा कहते हुए कै जियानयुन ने अपनी तलवार पकड़ी और मार्शल कलाकार के गले में उसकी विनती के बीच वार कर दिया। दूसरी तरफ मोह के बगल में खड़े वांग जिंगयुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। हाँ, मैंने अभी अभी यहां 8 प्रसिद्ध ब्रांड जीते हैं। मोहाई मुस्कुराया। उसके बगल में केवल 5 विशेषज्ञ थे, कै जियानयुन से 5 कम। कै जियानयुन ने अपने कंधे उचकाए, अर्जुन यहां नहीं है, यह उबाऊ है। कै जियानयुन के बगल में बैठे हुआंग तियान्यू ने जब अर्जुन शब्द का जिक्र किया तो अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वह पहले से ही अर्जुन से डर गया था। दोनों टीमें आपस में मिलीं और बिना किसी हस्तक्षेप के चुपचाप एक दूसरे से आगे निकल गईं। पहला परीक्षा कक्ष, 300वां मार्ग। 17वां घंटा बीत चुका था और अर्जुन ने 5 और प्रयास किए थे, लेकिन वे सभी विफल रहे। हवाई जहाज पर बैठे दर्शकों ने अपने दिलों में अर्जुन को पूरी तरह से त्याग दिया था। उनका मानना था कि अर्जुन के लिए दूसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश करना असंभव था। नगर स्वामी हांगजेन भी असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपना गुस्सा कैसे निकाले। अर्जुन वहीं अचंभित होकर खड़ा रहा और अपने दांत पीसता रहा। क्या यह हो सकता है कि मैं वांग शियाओयुन द्वारा ऐसे ही फंस गया था? यह अफसोस की बात है कि मैंने थंडर किंग सील की थंडर एरे नहीं सीखी। अन्यथा मैंने इस जगह को टुकड़ों में तोड़ दिया होता और एरे को अपने आप नष्ट कर दिया होता। हम थंडर किंग सील की बात करते हुए अर्जुन को अचानक कुछ याद आया। यह संरचना स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मार्शल कलाकार ने इसे अपने डेंटियन में संघनित किया। लाइटनिंग किंग सील में एक चाल थी जिसे लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई कहा जाता था। यह सहज रूप से मौसम और युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को देख सकता था, तो क्या कोई आध्यात्मिक क्यूई को भी देख सकता है? अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत काली कृपाण को 3 बार झटका दिया, फिर अपनी क्यूई को बिजली में परिष्कृत किया। उसके दोनों हाथ बिजली के आर्क की एक परत से ढके हुए थे। दोनों हाथों ने बिजली की चापों को आपस में बुनकर हवा में कई बार टकराया, जिससे एक मुहर बन गई। फिर उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से अपनी आंखें पोंछी। उसकी दोनों आंखों में बिजली चमक उठी। अर्जुन ने आगे देखा और पाया कि उसके सामने जमीन पर 2 क्षेत्र थे। प्रकाश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल रहा था। फॉर्मेशन आई। अर्जुन ने ठंडी हवा की सांस ली।
लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई वास्तव में एक सरणी आंख के अस्तित्व को देख सकती है। अध्याय 78 चोंग चोंग चोंग। इस दुनिया में लगभग 90% सरणी संरचनाएं सरणी आंखों से बनी थी। यदि लेई लियांगगुआंग सरणी की आंख देख सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अर्जुन भविष्य में किसी भी सरणी को तोड़ सकता है? इतनी बड़ी फसल ऐसी थी जिसकी अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी। वह कुछ देर तक जोर-जोर से हांफता रहा, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह चौंक कर चिल्लाया, लाइटनिंग फोटोवोल्टिक आई का वाकई इतना उपयोग है? पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे बाईं ओर तीसरी नेत्रिका थी। वह और भी अधिक एकाग्र था और तीनों नेत्रों के बीच एक धुंधला मध्याह्न पथ दिखाई दे रहा था। संरचना आरेख। अर्जुन की धड़कनें तेज होती जा रही थी। न केवल वह सरणी आंख देख सकता था, बल्कि वह सरणी आरेख के मध्याह्न रेखाओं की दिशा भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस तरह कोई भी स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि पहली सुई की आंख कौन सी थी और दूसरी और तीसरी सुई की आंख कौन सी थी। अर्जुन बहुत खुश था। उसने अपना सिर उठाया और उड़ते जहाज को देखा। उसने मन ही मन सोचा, वांग शियाओयुन, तुम मुझे रोकना चाहते हो? यह सोचकर अर्जुन ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी विशाल कृपाण निकाली और पहली आंख की ओर दौड़ा। विशाल कृपाण ने वार किया और एक तीखी आवाज के साथ पहली आंख टूट गई। इसके तुरंत बाद दूसरे और तीसरे गठन की आंखें अर्जुन द्वारा आसानी से तोड़ दी गईं। उड़ते जहाज पर वांग शियाओयुन यह दृश्य देखकर अचंभित रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वरिष्ठ भाई शियाओयुन, उसके बगल में बैठा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई सदमे में चिल्लाया। चुप रहो! वांग शियाओयुन के माथे की नसें उभर आईं और उसकी आंखों से लगभग खून बह रहा था। वह अर्जुन से नफरत करता है। हद से ज्यादा नफरत। वह उनसे अपनी आत्मा की गहराई तक नफरत करता है। इस तरह की नफरत न केवल दो परिवारों के बीच की दुश्मनी से आई थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि अर्जुन वांग शियाओयुन से ज्यादा मजबूत था। वांग शियाओयुन के चिहुओ संप्रदाय में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही उसे संप्रदाय के बुजुर्गों ने खोज लिया और उसका पालन पोषण किया। वांग शियाओयुन को हमेशा इस बात पर गर्व रहा है क्योंकि यह गठन बहुत गहरा और गहन था। एक मार्शल कलाकार की ऊर्जा सीमित होती है। अगर वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए गठन को साधना चाहता है, तो उसके लिए 40 साल की उम्र से पहले कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन वांग शियाओयुन, वह 25 साल का भी नहीं हुआ था जब उसने गठन का मार्ग खोज लिया था। आश्चर्यजनक उपलब्धियों के साथ वह चिहुओ संप्रदाय में प्रवेश करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया था। लेकिन आज वांग शियाओयुन की खोई हुई व्यूह रचना को तोड़ने में अर्जुन को केवल 9 घंटे लगे। अगर वांग शियाओयुन को पता चलता कि अर्जुन ने वास्तव में 1 मिनट से भी कम समय में संरचना को तोड़ दिया है, तो वह शायद इतना क्रोधित हो जाता कि वह उसी समय पागल हो जाता। अन्य 5 संप्रदायों के दूतों ने एक दूसरे को देखा और उनके हृदय में अकथनीय भय का अनुभव हुआ। वे वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि 16 साल की अर्जुन कैसे इस संरचना को तोड़ सकती है। भले ही यह सभी संरचनाओं में से सबसे बुनियादी संरचना थी, लेकिन यह केवल सबसे बुनियादी खोई हुई संरचना थी। इस समय तीसरा परीक्षा कक्ष। अरे! मुझे खोज लिया गया है, जियांग झोंगहुआ, जो जंगल में छिपा हुआ था, उसने पेड़ों की दरारों के माध्यम से कै जियानयुन को देखा। जियांगफी, भागो! जियांग झोंगहुआ ने जियांगफी का हाथ पकड़ा और बेतहाशा भागा। इस समय इन 2 जियांग परिवार के सदस्यों के पास दूसरों के प्रसिद्ध ब्रांडों को जब्त करने का समय कैसे हो सकता है? यह अच्छा होगा यदि वे अपनी जान बचा सकें। दुर्भाग्य से कै जियानयुन ने जियांग झोंगहुआ को भी देखा। जियांग कबीले के कमीने, तुम किससे भाग रहे हो? कै जियानयुन इतना उत्साहित था कि वह लगभग पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं
और उसने एक वार करके जियांग झोंगहुआ को पीछे छोड़ दिया। जियांग झोंगहुआ ने जल्दी से जवाबी हमला किया। कै जियान्युन ने उपहास किया और अपनी तलवार से जियांग झोंगहुआ के भाले को तोड़ दिया। जियांग कबीले का कमीना कै जियान्युन ने एक हाथ से जियांग झोंगहुआ की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से कहा, मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। जियांगफी, भागो। जियांग झोंगहुआ का चेहरा चुटकी काटने से लाल हो गया और उसने कै जियान्युन को लात मारी और पीटा। हालांकि उसका छठा स्तर का मूल रिटर्न कै जियान्युन के 9वें स्तर के मूल रिटर्न के सामने एक मजाक था। भागो, उनमें से एक भी बचकर नहीं जा सकता। कै जियान्युन ने अपनी आंखें हिलाईं और हुआंग तियान्यू एक तेज आवाज के साथ बाहर भागा और सीधे जमीन पर पड़े जियांग फेई के सिर पर पैर रख दिया। कै जियान्युन ने ऊपर देखा और हंसा, जियांग झोंगहुआ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। देखते हैं इस बार तुम्हें और कौन बचा सकता है। मैं तुम्हें धीरे धीरे यातना दूंगा। बेहतर होगा कि तुम आशा करो कि अर्जुन जल्द से जल्द दौड़कर आए और तुम्हें मारने का साहस करे, इससे पहले कि मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। जैसे ही उसने यह कहा, कै जियान्युन ने अपनी तलवार नीचे घुमाई और जियांग झोंगहुआ का बायां कान काट दिया। पहला परीक्षा कक्ष। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। क्या यह हो सकता है कि झोंगहुआ और बाकी लोगों के साथ कुछ हुआ हो? आखिरकार अर्जुन और जियांग झोंगहुआ का खून पानी से भी ज्यादा गाढ़ा था। खास तौर पर इस तरह की जगह में खतरे का हल्का सा संकेत था। यह टूट गया है, यह टूट गया है। कुछ तो हुआ होगा। अर्जुन को किसी बात की परवाह नहीं थी। वह तुरंत बेतहाशा दौड़ा। इस तरह से कि उसे कीमत की परवाह नहीं थी। उसने तेज रफ्तार के बदले में अपने पिछले मौसम को भी जमकर भुनाया। झोंगहुआ, बहन फेई, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। भले ही जियांग झोंगहुआ और जियांग फेई ने तीसरे परीक्षा हॉल में 14वें घंटे में प्रवेश किया, लेकिन वे पहले से ही तीसरे परीक्षा हॉल में 3 घंटे तक रहे थे। अर्जुन कल्पना नहीं कर सका कि कै जियान्युन की उसके प्रति नफरत ने पहले ही जियांग झोंगहुआ और जियांगफी को मार डाला था। अर्जुन का दिल उत्साह से जल रहा था। उसकी गति पहले ही उसकी सामान्य सीमा को पार कर चुकी थी और दोनों तरफ का दृश्य तेजी से पीछे हट रहा था। इस समय वह केवल प्रथम परीक्षा हॉल से ही गुजरा था, अर्थात 2/3 रास्ता। जल्दी करो, जल्दी करो, मैं और तेज होना चाहता हूं। 1 मिनट बाद झोंगहुआ और सिस्टर फेई को जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन अपनी अधिकतम गति से भागा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। भले ही वह इस गति से किसी राक्षसी जानवर से न टकराए, फिर भी उसे दूसरे परीक्षा हॉल तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। पहला परीक्षा हॉल ज्यादा लंबा नहीं था। सभी ने पहले परीक्षा हॉल में अपना समय बर्बाद किया क्योंकि उन्हें राक्षसी जानवरों से लड़ना था। हालांकि चूंकि यह यात्रा का आखिरी तीसरा भाग था, इसलिए अर्जुन ने पीछे नहीं हटते हुए अपनी पूरी गति का प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें अभी भी लगा कि यह पर्याप्त तेज नहीं था। पूरी ताकत से आगे बढ़ो, अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए अपने बाएं हाथ को काले कृपाण पर लगातार 3 बार झटका दिया। 3 तीखी टक्करों के बाद उसने अपनी क्यूई को बिजली में बदल दिया और सीधे अपने पैरों में बिजली का इंजेक्शन लगाया, जिससे पिछले मौसम की जगह ले ली। इस समय घनी बिजली ने अर्जुन के पैरों को ढक लिया और जिस गति से उसके पैर बदले गए वह तुरंत एक अविश्वसनीय ऊंचाई तक बढ़ गया। उड़ते जहाज पर सभी ने देखा कि अर्जुन, जो पहले से ही पूरी गति से दौड़ रहा था, तुरंत गति में बढ़ गया था और एक फुफकार के साथ वह प्रकाश की किरण में बदल गया और बाहर निकल गया। और अर्जुन के पैरों के पीछे उसने वास्तव में एक बिजली की पूंछ बनाई जो लगभग आधा मीटर लंबी थी। अर्जुन के पैर जमीन पर पड़े। हर बार जब वह जमीन पर उतरता तो वह आगे की ओर झुक जाता और 7 या 8 मीटर दूर भाग जाता।
जिस गति से उसके पैर बारी बारी से चलते थे वह पहले ही एक प्रेत में बदल चुकी थी। हर सेकंड उसके पैर 30 बार घुमाए जा सकते थे। यह 200 मीटर से भी ज्यादा था। यह गति पहले से ही 500 मीटर प्रति सेकंड फ्लैश स्टेप के आधे के करीब थी। इतनी जल्दी हवाई जहाज पर बैठे दर्शक पहले ही भड़क उठे थे। जल्दी जल्दी जल्दी! अर्जुन ने लागत की अनदेखी की और अपना मौसम जला दिया। चार्ज चार्ज! वह हवा से भी तेज है। यहां तक कि जमीन पर घनी हरी घास भी झुक गई। उसकी रफ्तार चाकू से भी ज्यादा तेज थी। यहां तक कि दोनों तरफ के पुराने पेड़ों पर गिरे हुए पत्ते भी तेज हवा से नीचे गिर गए, एक क्षैतिज बवंडर में बदल गए जो अर्जुन से बहुत पीछे लटक गया। उसे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने सीधे विशालकाय कृपाण को अपने सामने रख लिया, बाधाओं को चकमा देने की भी कोशिश नहीं की। एक के बाद एक विशाल प्राचीन वृक्ष कमर से कट गए। जहां भी अर्जुन गुजरता था बड़े बड़े पेड़ टुकड़ों में कट जाते थे और पक्षियों के बड़े बड़े झुंड उड़ जाते थे। अध्याय 79 परीक्षा कक्ष 2। यात्रा का आखिरी तीसरा हिस्सा सिर्फ 150 लीटर का था। अर्जुन को सिर्फ 1 मिनट लगा और वह पूरे 12 ली की दूरी तय कर गया। यह गति अपेक्षा से 5 गुना अधिक थी। हालांकि उसका पिछला मौसम बहुत तेजी से जल रहा था। मेरे पास अभी भी 2/3 मौसम बचा है। 2/3 बचा है। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा। उसने तुरंत एक कम ग्रेड का स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। आत्मा के पत्थरों को खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था, लेकिन अर्जुन को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधे ही गरज और बिजली की शक्ति से आत्मा के पत्थरों को कुचल दिया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण तेज हो गया। जैसे ही उसने उन्मत्ततापूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, उसने सूखे हुए स्पिरिट स्टोन के टुकड़ों को एक एक करके बाहर थूक दिया। उनके शुरुआती दिन बहुत व्यस्त थे और साथ ही वह हताश होकर स्पिरिट स्टोन्स को सोख रहे थे। 2 मिनट बीते। अर्जुन 24 मील आगे बढ़ चुका था। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अर्जुन के लंबे बाल इधर उधर लहरा रहे थे और उसकी दृष्टि के क्षेत्र में पेड़ तेजी से पीछे हट रहे थे। वे बहुत तेजी से पीछे हट रहे थे, धुंधली छाया में बदल रहे थे। ठंडी हवा अर्जुन के सामने केवल व्यर्थ ही चिल्ला सकती थी। विपरीत आकाश में एक वन गिद्ध दिखाई दिया। यह एक चील राक्षसी जानवर था। यह मूल प्रत्यावर्तन चरण के पहले स्तर पर था। वन गिद्ध ने अपने पंख फैलाए। उसके पंख 10 मीटर लंबे थे। वह ऊपर की ओर बढ़ा और अर्जुन की ओर गोता लगाया। भाड़ में जाओ! अर्जुन ने अपनी तलवार घुमाई और एक भयंकर ड्रैगन ने अपनी पूंछ हिलाई। अपने रिश्तेदारों के खतरों का सामना करते हुए अर्जुन ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। इस कृपाण ड्रैगन की पूंछ वास्तव में बिजली द्वारा छोड़ी गई थी। कृपाण ऊर्जा कृपाण प्रकाश में बदल गई। उसकी उन्मत्त गति के साथ ग्रेट सर्कल ब्लेड लाइट एक आश्चर्यजनक गति से प्रकाश की किरण में बदल गई। आकाश में रोशनी चमकी और ओरिजिन रिटर्न के प्रथम स्तर पर वन गिद्ध चुपचाप हवा में 2 टुकड़ों में कट गया। फिट! एक कृपाण! उसने मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर वन गिद्ध को मारने के लिए केवल एक कृपाण का उपयोग किया। उड़ते जहाज पर सवार लोग घबराकर चिल्ला उठे। क्या यही अर्जुन की असली ताकत है? बहुत मजबूत। तीसरा परीक्षा कक्ष। हा, क्या जियान्युन ने जियांग झोंगहुआ के बालों को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह बेरहमी से मुस्कुराया। क्या तुम लोग जियांग उपनाम वाले पागल नहीं हो? मुझे दिखाओ कि तुम पागल हो या नहीं। वह अर्जुन, जो केवल नरम भोजन खाना जानता है, वास्तव में हुआंगपू अभिजात वर्ग कबीले की एक महिला को ब्लू स्टोन मर्चेंट गिल्ड के एक बुजुर्ग के रूप में मेरे दादाजी के पद को खारिज करने की अनुमति दी। तुम्हारा जियांग कबीला कुछ भी नहीं है।
वे तो बस जमीन पर घुटनों के बल बैठे कुत्तों का झुंड हैं जो गंदगी खा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे औरतों को और मेरे कै कबीले से व्यापार छीन रहे हो? कै जियान्युन ने अपना हाथ घुमाया और थप्पड़ मारा। थप्पड़ बहुत जोरदार था, जिससे जियांग झोंगहुआ के चेहरे पर 5 बैंगनी उंगलियों के निशान पड़ गए। लेकिन अब कै जियान्युन ने उसकी रक्तलाल आंखों को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा, उस बकवास अर्जुन ने अभी तक पहली परीक्षा भी पास नहीं की है। क्या तुम अब भी उस पर भरोसा कर रहे हो कि वह तुम्हें बचाएगा? सपने देखना बंद करो, वह निश्चित रूप से दूसरे परीक्षा हॉल में राक्षसी जानवरों की घेराबंदी में मर जाएगा। कै जियान्युन जितना अधिक बोलता गया, वह उतना ही क्रोधित होता गया और वह दहाड़ने लगा। जब मैंने सोचा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उस कमीने अर्जुन को नहीं मार सकता, तो मेरा गुस्सा भड़क उठा। वह मुझसे औरतें छीनने की हिम्मत करता है। ठीक है, मैं आज उसे इसका स्वाद चखाऊंगा। इसके साथ ही कै जियान्युन ने जियांग झोंगहुआ के पेट में लात मारी और उसे उड़ा दिया। फिर उसने जियांग फी को जमीन पर फेंक दिया। जियांग झोंगहुआ अपनी पलकें फाड़ने ही वाला था कि वह पागलों की तरह जमीन से उछल पड़ा। हुआंग तियान्यू और एक अन्य जियांटियन 8वीं परत विशेषज्ञ एक ही समय में आगे बढ़े और जियांग झोंगहुआ को जमीन पर जोर से दबा दिया। हुआंग तियान्यू ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराया, अच्छी तरह देखो। जियांग फेई ने पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन कै जियान्युन ने उसके लबादे को फाड़ दिया और उसकी पेट की जेब दिखा दी। तुम लोग इंसान नहीं हो, जानवर हो। तुम सब जानवर हो, जियांग फेई ने बेरहमी से चिल्लाया। कै जियान्युन पहले ही अपनी समझदारी खो चुका था। उसे जियांग फी की लड़ाई की कोई परवाह नहीं थी, उसने बस जियांग फी के कपड़े जबरदस्ती फाड़ दिए। उड़ते जहाज पर सवार लोग अचंभित रह गए। बस, नगर शासक हांग ज़ेन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, कै जियान्युन रुको। कै जियान्युन ने भयावहता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अगर वे इस जगह में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं, तो वे पहले से ही मरने का मन बना चुके हैं। हांग ज़ेन इतना क्रोधित था कि वह कांप उठा। उसने कै बाहुआ की ओर देखा और चिल्लाया, बूढ़े मास्टर क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने पोते को कुछ अच्छा करते हुए देख रहे हों? कै बाहुआ ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। नियम तो नियम है, वांग शियाओयुन ने अपनी स्टोरेज रिंग के साथ खेलते हुए कहा, किसी को भी प्रतियोगी के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले ही प्रतियोगी कुछ ऐसा कर रहा हो जो स्वर्ग के लिए अस्वीकार्य है। कमीने, हांग ज़ेन ने आकाश की ओर दहाड़ते हुए कहा, लेकिन वह आकाश में लौटने में असमर्थ था। जैसे ही कै जियान्युन जियांगफी के आखिरी निजी वस्त्र को फाड़ने वाला था। रुको, दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई। कै जियान्युन एक क्षण के लिए रुका, फिर अपना सिर उठाकर देखा, तो मो है और अन्य लोग उसकी ओर आ रहे थे। क्या आप जियांग परिवार की रक्षा करना चाहते हैं? कै जियान्युन ने मो है को घूर कर देखा। यहां तक कि मो हाई भी कै जियान्युन की अभिव्यक्ति से हैरान था। कै जियान्युन की वर्तमान स्थिति अब मानवीय नहीं थी और वह पूरी तरह से पागलपन की स्थिति में आ गया था। मो हाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कै जियान्युन, तुम बिना सिर हिलाए हत्या नहीं कर सकते। तुम वास्तव में ऐसा करके बहुत आगे बढ़ रहे हो। अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो क्या होगा? कै जियान्युन की गर्दन की नसें फड़क उठीं। मो हाई को भी कोई पसंद था, वांग जिंगयुन। इस समय वांग जिंगयुन उसके बगल में खड़ा था। इस समय कै जियान्युन की हरकतों का सामना करते हुए मो हाई वास्तव में उदासीन नहीं रह सका। वह केवल आह भरकर कह सका, जियान्युन, मुझे भी जियांग परिवार पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। अभी प्रमुख संप्रदायों के दूत तुम्हें देख रहे हैं। यदि आप बहुत आगे चले गए, भले ही आपको अच्छा परिणाम मिल जाए, तो कौन सा संप्रदाय आपसे पूछने का साहस करेगा?
इन शब्दों ने सचमुच कै जियान्युन को भयभीत कर दिया। कै जियान्युन अचानक शांत हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और लापरवाही से 2 खंजर निकाले। उसने उन्हें जियांग फेई के बाएं और दाएं कंधों में घोंप दिया और जियांग फेई को जमीन पर गिरा दिया। जियांग फी दर्द से कांप उठी, लेकिन उसने एक भी चीख नहीं निकाली। वह सिर्फ कै जियान्युन को घृणा से घूर रही थी, मानो वह उसे जिंदा ही छीलना चाहती हो। बहन, हमने जियांग परिवार के लिए कब से विनती करना शुरू कर दिया? उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। कै जियान्युन अकेला व्यक्ति नहीं था जो अर्जुन से नफरत करता था। वांग जिंगहाई भी वही था जो बोल रहा था। भाई जियान्युन, जियांग झोंगहुआ को मुझे सौंपने के बारे में आप क्या सोचते हैं? वांग जिंगहाई अपनी तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ा। कै जियान्युन दंग रह गया और तुरंत हंस पड़ा। अच्छा काम किया, जिंगहाई। वह तुम्हारी बहन और बाकी लोगों से बहुत ताकतवर है। पुरुषों को यही करना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कोई द्वेष है, तो तुम किसी सज्जन से बदला नहीं ले सकते। कै जियान्युन जोर से हंसा। जियांग कबीले के 2 लोग 2 घायल छोटे जानवरों की तरह अकेले और असहाय होकर जमीन पर पड़े थे और जंगली जानवरों के 2 समूहों को निर्दयता से उन्हें काटने दे रहे थे। दूसरी ओर पहला परीक्षा कक्ष, 300वां मार्ग। अर्जुन पहले परीक्षा हॉल से तेजी से गुजरा और दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंच गया। इस समय दूसरे परीक्षा कक्ष में 99 जियांटियन 5वें स्तर के राक्षसी जानवरों को अनलॉक किया गया था। अर्जुन बिजली पर कदम रखते ही आकाश से नीचे उतरा। उल्का की तरह उसने राक्षसी जानवरों की घनी सेना के केंद्र पर भारी बमबारी की। बिजली सभी दिशाओं में चमकने लगी और बिजली का एक समुद्र बन गया। 99 राक्षसी जानवरों को एक गोलाकार दायरे में उड़ा दिया गया। अध्याय 80 परीक्षा कक्ष 3। हा भाई जियान्युन, इसे ले लो। वांग जिंगहाई ने जियांग झोंगहुआ के सिर पर लात मारी और उसे गेंद की तरह कै जियान्युन की ओर फेंक दिया। कै जियान्युन ने दिल खोलकर हंसते हुए हवा में उछलकर जियांग झोंगहुआ के सिर पर लात मारी और उसे पीछे धकेल दिया। उन दोनों ने एक के बाद एक जियांग झोंगहुआ को हवा में लात मारी और प्रत्येक लात एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली थी। इसके तुरंत बाद वांग जिंगहाई ने अपने चाबुकनुमा पैर से जियांग झोंगहुआ को जमीन पर पटक दिया। हालांकि जियांग झोंगहुआ का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन वह फिर भी बलपूर्वक खड़ा हो गया और लड़खड़ा गया। घुटने टेक दो, वांग जिंगहाई ने मजाक उड़ाया। वह आगे बढ़ा और जियांग झोंगहुआ के पैरों पर लात मारी, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि जियांग झोंगहुआ ने अपने दांत पीस लिए और फिर से खड़ा हो गया। त्सका, कै जियान्युन ने भी लात मारी। जियांग कबीला बहुत कृतज्ञ है। उसने जियांगजोंग को भी जमीन पर गिरा दिया। इस समय दोनों पक्ष पहले से ही एक साथ आ चुके थे। वे सभी शो देखने के लिए एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जियांग झोंगहुआ ने अपना सिर नीचे किया और सबके सामने घुटने टेक दिए। जियांग झोंगहुआ की आंखों से लगभग आग निकल रही थी। वह लड़खड़ा कर फिर से खड़ा हो गया, हालांकि उसके पैरों की हड्डियां टूटने वाली थी। मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। वांग जिंगहाई आगे बढ़ा और उसने अपना घुटना जियांग झोंगहुआ की ठोड़ी पर पटक दिया, जिससे उसकी आंखें पीली पड़ गईं और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। किसी भी समय वांग जिंगहाई ने जियांग झोंगहुआ को लात मारी और कहा, यह आपके जियांग परिवार का भाग्य है। आपको घुटने टेकना चाहिए और ईमानदारी से हमारा सामना करना चाहिए। बकवास, जियांग झोंगहुआ दहाड़ा। उसके हाथ जियांग परिवार के भाले को पकड़े हुए थे और उसने खुद को फिर से खड़े होने के लिए मजबूर किया। जियांग झोंगहुआ ने वांग जिंगयुन को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, जिंगयुन, भले ही तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार न हो, लेकिन तुम्हें मुझे अपने पुराने रिश्ते में इस तरह से अपमानित नहीं होने देना चाहिए। मुझे एक अच्छा सा चाकू दो और एक ही चाकू से मुझे मार डालो। जियांग झोंगहुआ को अपने जीवन में सबसे अधिक अपमानित किया गया था
और उसे वांग जिंगयुन के सामने अपमानित किया गया था। ओह! क्या जियान्युन दंग रह गया और बोला, जिंगयुन? ओह, ठीक है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मैं लगभग भूल ही गया होता। क्या जियान्युन ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपकी जिंग युन के साथ सगाई असफल रही थी, है ना? ओह! अचानक सभी को एहसास हुआ और याद आया। कई साल पहले, जब जियांग कबीला गौरवशाली था, तो वांग कबीले ने जियांग कबीले का पक्ष लेने के लिए वांग जिंगयुन की सगाई जियांग कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग के पोते जियांग झोंगहुआ से कर दी थी। लेकिन फिर जियांग कबीले ने मना कर दिया, इसलिए यह मामला सुलझा नहीं और वांग जिंगयुन ने भी खुद को मोह के आलिंगन में डाल दिया। ली किंगचुआन ने अपना माथा थपथपाया और कहा, मैंने कहा, बिग ब्रदर मोह वेलकम स्ट्रीट में रहते हुए कैसे नाराज हो सकते हैं? जाहिर है, जिंग यून केवल अर्जुन से एक सुखद भाव के साथ बात कर रहा था। पीछे मुड़कर देखें तो भाई मोह को चिंतित होना चाहिए कि जिंग यून का जियांग झोंगहुआ के लिए पुराना प्यार फिर से जाग जाएगा, इसलिए उसने अर्जुन से इतनी विनम्रता से बात की, है ना? हर कोई सोचता था कि मोह ने अर्जुन को अपना प्रेम प्रतिद्वंद्वी माना है, लेकिन वास्तव में उन्होंने सोचा कि जियांग झोंगहुआ इसका कारण था। आखिरकार, जियांग झोंगहुआ और जिंग यू के बीच मौखिक सगाई बहुत जल्दी थी। उस समय, हर कोई अभी भी युवा था और स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता था। बाद में, जब वांग कबीले का जियांग कबीले के साथ झगड़ा हुआ, तो हर कोई मौखिक सगाई के अस्तित्व के बारे में भूल गया। हालांकि, वांग जिंगयुन की अभिव्यक्ति जटिल थी। उसने जियांग झोंगहुआ को देखा और कहा, झोंगहुआ, हालांकि तुम्हारा और मेरा पुराना रिश्ता था, लेकिन वह पहले ही अतीत बन चुका है। लेकिन अब, भले ही मैं तुम्हारे साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लूं, फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह कहते हुए, वांग जिंगयुन ने मोह की ओर देखा। इसका मतलब था कि अगर मैं जियांग झोंगहुआ के लिए दया की भीख मांगूंगा, तो मोह निश्चित रूप से ईर्ष्या करेगा। जियांग झोंगहुआ दुखी होकर मुस्कुराया और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे बस एक चाकू चाहिए था, लेकिन तुमने, वांग जिंगयुन, मुझे इस बात की भी परवाह नहीं करने दिया कि मैं खुशी से मर भी जाऊं। तुम अभी भी हंस रहे हो? क्या जियान्युन मुस्कुराया और जियांग झोंगहुआ के पीछे चला गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे जियांग झोंगहुआ की गर्दन पकड़ ली। तुम्हें हंसने का क्या अधिकार है? घुटनों के बल बैठो और हमें 3 बार प्रणाम करो। मैं तुम्हें एक सुखद मौत मरने दूंगा। जियांग झोंगहुआ उदासीन था और कभी घुटने नहीं टेकता था। क्या जियान्युन का दाहिना हाथ अचानक अंदर घुस गया। उसने जियांग झोंगहुआ की गर्दन के पीछे की हड्डी की सिलाई को पकड़ लिया। अपने हाथ की ताकत से जियांग झोंगहुआ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। यह एक तरह का दर्द था, दिल खोने और फेफड़े फटने का दर्द। यह दर्द ऐसा था जैसे शरीर में आग की लपटें जल रही हों और आत्मा बुरी तरह से झुलस रही हो। जियांग झोंगहुआ की दर्द भरी आंखें ऊपर की ओर घूमती रहीं। उसकी आंखों के कोनों से खून और आंसू बहने लगे और उसका पूरा शरीर ऐंठने लगा। क्या इससे दर्द होता है? क्या जियान्युन ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर दर्द होता है, तो घुटनों के बल बैठ जाओ और प्रणाम करो। मैं तुरंत छोड़ दूंगा। जियांग झोंगहुआ को इतना दर्द हो रहा था कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उसके मुंह से लगातार सफेद झाग निकल रहा था। जब सभी ने यह दृश्य देखा, तो वे मुस्कुराए और उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई। जब क्या जियान्युन ने ऐसा किया, तो उसके चेहरे पर वास्तव में मुस्कान आ गई। घुटने टेको और प्रणाम करो। क्या जियान्युन मुस्कुराया और अपनी ताकत बढ़ा दी। जियांग झोंगहुआ पहले से ही इतने दर्द में था कि वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे का हिस्सा दबा हुआ था और वह हिलने के लिए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि, इस यातना पद्धति ने जियांग झोंगहुआ को बेहोश होने में असमर्थ बना दिया। जियांग झोंगहुआ का चेहरा पहले से ही खून से पूरी तरह खाली था। उसका मुंह खुला हुआ था
और उसका गला खिलखिला रहा था, 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 खिलखिला रहा था। यह देखकर कि जियांग झोंगहुआ अभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं था, कै जियान्युन की ताकत फिर से बढ़ गई। इस बार अमानवीय दर्द ने जियांग झोंगहुआ के शरीर को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसका शरीर भागने लगा। यह पूरी तरह से अचेतन व्यवहार था। यह तीव्र दर्द के कारण होने वाली अचेतन ऐंठन थी। वांग जिंगहाई ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, वाह, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति का दर्द अपनी सीमा तक पहुंच गया है। उसने इस तरह से व्यवहार किया। इससे भी बेहतर कुछ है। कै जियान्युन ने भयावह ढंग से मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से जियांग झोंगहुआ की गर्दन के पीछे चुटकी काटी और अपनी दाहिनी कोहनी को जियांग झोंगहुआ की रीढ़ की हड्डी पर दबाया। इस बार जियांग झोंगहुआ ने अपनी आंखें घुमाईं और सफेद झाग थूका। उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसके पैर और हाथ वास्तव में ऐंठने लगे और एक अजीब कोण पर मुड़ने लगे। मानव शरीर का आकार लगभग मानव क्षेत्र से बाहर था। हालांकि वह फिर भी घुटने नहीं टेके। दूसरा परीक्षा कक्ष। अर्जुन का दिल बेतहाशा धड़क रहा था और उसे सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो रहा था। झोंगहुआ, यह झोंगहुआ है। अर्जुन पागल होने वाला था। उन शापित राक्षसी जानवरों ने उनमें से बहुत से लोगों को मार डाला था और एक के बाद एक बाहर आ गए थे। इस समय अर्जुन ने अभी शेर के सिर में अपना ब्रांड डाला ही था कि और भी नए राक्षसी जानवर उस पर टूट पड़े। इस समय राक्षसी जानवरों की संख्या पहले ही कुल 100 तक पहुंच चुकी थी। नहीं, मैं इतनी परवाह नहीं कर सकता, अर्जुन निर्दयी था। उसने अपना मशहूर ब्रांड निकाला और उसे 3 बार काले ब्लेड पर मारा। इसके तुरंत बाद उसके हाथों पर मुहरें बन गईं। पुह! उसने पहले मौसम की जानकारी उगल दी और बहुत तेज बिजली के साथ थंडर किंग सील का निर्माण हो गया। बिजली का गोला बड़ा और बड़ा होता गया और अपने सामने के सभी राक्षसी जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। हाओ लाइटनिंग का अपना नुकसान था। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन राक्षसी जानवरों के इस समूह से निपटना पहले से ही पर्याप्त था। बिजली के एक बोल्ट ने न केवल राक्षसी जानवरों की गति को धीमा कर दिया, बल्कि उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया, खासकर उन्हें मौत के कगार पर ला दिया। नए राक्षसी जानवर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि अर्जुन ने अपनी पिछली उन्मत्त दौड़ में पहले से ही 2 स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल कर लिया था। बिजली के इस बोल्ट ने अर्जुन के पिछले मौसम को लगभग खत्म कर दिया था। उन्होंने एक हाथ से शेर के सिर में तलवार घुसाकर उसे पुनः चार्ज किया, जबकि दूसरे हाथ से अपनी तलवार लहराकर अधमरे राक्षसी जानवरों को भगाया। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया। जियांग नान ने हाओ लाइटनिंग की कीमत पर राक्षसी जानवरों पर हमला करने के लिए मौसम का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। अंत में यह प्रसिद्ध ब्रांडों से भर गया। अरे! झोंगहुआ लगता है मर रहा है। अर्जुन को नहीं पता था कि आज उसे जियांग झोंगहुआ के बारे में इतनी गहरी भावना क्यों थी। शायद उसके रिश्तेदारों को मरने से पहले ऐसी ही अजीब भावना होती होगी। हालांकि अब वह इसकी परवाह नहीं कर सकता था। उसका शरीर हवा के झोंके में बदल गया और बाहर निकल गया और नाम की प्लेट को तीसरे परीक्षा हॉल की रोशनी वाली दीवार में घुसा दिया। प्रकाश की दीवार अंततः खुल गई। यह दृश्य देखकर दर्शक लगभग जोर से जयकार करने लगे। अर्जुन यहाँ है। वह वास्तव में अभेद्य मूल रिटर्निंग मार्ग से गुजरा और तीसरे परीक्षा हॉल में चला गया। सुंदर, एल्डर यू ने अचानक अपनी मुट्ठी हिलाई।